मुंबई में मोर देन 50% ऑफ द बिल्डिंग्स में या फिर उससे ज़्यादा ओसी नहीं है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है सर। सर जैसा आपने कहा डेवलपर्स को दिक्कत है, अगर सोसाइटी का डीम डीम कन्वेंस हो जाता है तो डेवलपर को क्या दिक्कत आता है मतलब? ये क्या है देखो, आज मैंने बिल्डिंग बनाई 1 एफएसआई से, आज उधर 3 एफएसआई हुआ और 2 एडिशनल एफएसआई है। 2 एडिशनल एफएसआई है तो मैं गार्डन को कन्वर्ट करके तो उधर मैं एक अलग से बिल्डिंग बना सकता हूँ। सर ये जो स्लम्स और चौल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये आज नहीं तो कल एक दिन रीडेवलपमेंट इसका होगा। तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स है जो एक घर मालक को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो घर पे मैं रह रहा हूँ पिछले 10-15 सालों से, ये मेरा ही घर है करके? फोटो पास या इलेक्शन कार्ड और नहीं तो आपका इलेक्ट्रिक बिल, तो ये तरह का है। ओके, अभी सर ये जैसे वीडियो अपन ये बना रही है, वीडियो पॉडकास्ट बना रहे हैं और कुछ सोसाइटीज़ के इसमें ओसी नहीं है, तो यदि उनको ओसी अप्लाई करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है सर? क्या वो खुद से अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। बहुत सारा बिल्डिंग में ओसी लेना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। इसके लिए 2012-13 में बीएमसी ने एक प्रावधान किया था, लगभग 15-20 आइटम उन्होंने किया था। किस कारण से ओसी नहीं मिलता है, सीवरेज बराबर नहीं है, पानी का कनेक्शन बराबर नहीं है या रोड हैंडओवर नहीं किया, एडिशनल एफएसआई यूज़ किया, उसको पेनल्टी भर के रेगुलराइज करने के लिए आया था। लेकिन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया नहीं। वेलकम टू द रियलिटी ऑफ रियल एस्टेट। आज का है हमारा एपिसोड 7 ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन रियल एस्टेट। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज जो हमारे साथ में आज गेस्ट है वो बहुत ही नोन पर्सन है इन रियल एस्टेट। उनका इंट्रोडक्शन लिखने के लिए मेरा पूरा एक पेज गया है, तो मैं उनके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। ही इज़ अ सीए एंड फाउंडर ऑफ महासेवा, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन। ही हैज़ अ 30 years plus of experience in housing law. He is the pioneer of Deemed Convents in Maharashtra, advisor for more than 15,000 plus cooperative housing society on legal and financial matters, author of 40 plus book on real estate and cooperative housing society. He is also a vice chairman for Grah Harmony Redevelopment Stakeholder Federation. Please welcome Mr. Prabhu sir. नमस्कार। Namaskar sir. Thank you so much for coming at our show sir. बराबर। आई नो यू आर अ वेरी फेमस पर्सन एंड आपके पास टाइम नहीं होता, बट फिर भी आपने टाइम एडजस्ट करके ये पॉडकास्ट के लिए आया आप हमारे शो पे। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। एंड एज सब लोग बोलते हैं सर दैट यू आर द पायनियर ऑफ रीडेवलपमेंट एंड यू आर ऑल्सो द फाउंडर ऑफ डीम कन्वेंस। तो क्या थोड़ा इसके बारे में आप बता पाओगे कि कैसा आपने इसको फाउंड किया? नहीं देखिए, जो महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी का मूवमेंट चला, तब लोग क्या करते थे, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाते थे, उसके बाद ज़मीन लेते थे, आर्किटेक्ट को अपॉइंट करते थे, प्लान बना के फिर कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते थे और अपना खुद का घर बनाते थे। तो इस तरह का डेवलपमेंट चलता था। उसके बाद फ्यूचर में क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर को पता चला कि भाई हम घ कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो ये टेंडर में न जाते हुए ज़मीन हमारे पास रहेगा, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हमको ही मिलेगा। उन लोग ज़मीन जो है अपने नाम पर एग्रीमेंट फॉर सेल करके लेते थे 10% भर के, फिर जो सोसाइटी बनती थी उनके साथ पैकेज डील करते थे। देखो मैंने ज़मीन ₹300 पर स्क्वायर फुट में लिया है और मैंने ₹30 ऑलरेडी भरा है, आपको ₹270 उसका देना है, ₹500 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, 800 में आपका घर बन जाएगा। पैकेज डील बना के करते थे। और उस टाइम में क्या होता था कि 270 सोसाइटी ज़मीन मालिक को देते थे और ₹30 ये कॉन्ट्रैक्टर को देते थे और अपना एग्रीमेंट फॉर सेल जो कन्विंस करते थे। फिर कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट बनाता, मतलब आर्किटेक्ट प्लान बिन बना के इस तरह का एक मूवमेंट चल रहा था। लेकिन आगे जाके जाके क्या हुआ, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनको तो आशा तो बहुत रहता है, तो सोसाइटी मिलती नहीं है। उन्होंने क्या किया, कोई कायदा कानून नहीं है, तो उन्होंने अपना एग्रीमेंट जो है, लोगों को बोला कि हम आपको बिल्डिंग बनाएँगे, उसके बाद आपका सोसाइटी बनाएँगे, फिर आपको सोसाइटी के होने के बाद आपको ज़मीन भी हस्तांतर करेंगे। जो पहला सोसाइटी का नाम से कन्विंस होता था, वो बोला कि हम आपको बाद में करेंगे। इस तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे। हर एक अलग-अलग, मान लो 1 बेडरूम, 2 बेडरूम फ्लैट बनाया, लोगों को बेचते थे, कोई कायदा कानून कुछ नहीं। जब ये गवर्नमेंट को पता कि बहुत कुछ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो आपको पता चलता है कि कभी बहुत मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस, जिसको अनस्क्रूपुलस बिल्डर्स आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक कमिटी बनाया अंडर द नेम ऑफ पे मास्टर। वो आईएएस ऑफिसर थे।
तो उन्होंने बोला कि यार ये करना है तो एक रेगुलेशन लाना पड़ेगा, एक कायदा बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963 अमल में लाया। उस महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963 में 18 कलम है, 18 सेक्शंस है। उसमें ये बताया गया है कि कौन-सा बिल्डर बिल्डिंग बना सकते हैं, फिर उनको क्या होना चाहिए, टाइटल कैसा होना चाहिए, एग्रीमेंट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उन्होंने कन्वेंस देना चाहिए, सोसाइटी बनाना चाहिए, एग्रीमेंट फॉर सेल बना के ये सब स्टैम्प ड्यूटी करके रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, 20% के ऊपर पैसा नहीं ले सकते। ये सब कायदा कानून बनाया। फिर भी अपने को कायदा में सेक्शन 11 महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट में सेक्शन 10 बोलता है कि आपने 60% उस टाइम में 60% था, अभी 50% के ऊपर फ्लैट आप बेचते हो, तो आपको सोसाइटी बना के देना है। सोसाइटी बनाने के बाद 4 महीने के अंदर आपको ज़मीन और बिल्डिंग ये दोनों सोसाइटी के नाम से हस्तांतर करना चाहिए। इसको हम कन्वेंस बोलते हैं। लेकिन 1963 से कायदा है, लेकिन लगभग 40-50 साल हो गया, तो मगर कोई कन्वेंस ही नहीं करते थे। ज़मीन क्यों? हर बार आपको पता है डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन में एफएसआई बढ़ते जाता है। एफएसआई बढ़ता है तो बिल्डर को लगता है कि मैं कन्वेंस क्यों दूँ? ज़मीन मेरा नाम से है तो रहने दो। तो सोसाइटी को नहीं देते थे। लेकिन महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट में एक कायदा है, यदि नहीं देता है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। क्रिमिनल ऑफेंस है सेक्शन 13 में, आप क्रिमिनल केस भी कर सकते हो। लेकिन लोग कंज्यूमर क्रिमिनल केस तो करते नहीं है। लेकिन 1986 में तो एक कायदा आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो जो ग्राहक अपन बिल्डर से फ्लैट खरीदता है, वो तो ग्राहक भी होता है, तो कंज्यूमर कोर्ट में भी लोग जाने लग गए। लेकिन उधर भी टाइम लगने गया। कई लोग सिटी सिविल में कोर्ट में जाने गए क्योंकि मैं क्रिमिनल कोर्ट में जाता हूँ, तो कोई अरेस्ट होगा, मुझे कन्वेंस नहीं मिलेगा। तो आई विल गो टू दी सिटी सिविल कोर्ट। सिविल सिविल कोर्ट में जाके उधर भी 10 साल, 15 साल लगता था। ये जब मैंने देखा मैंने बोला यार इसको कुछ तो काम करना पड़ेगा क्योंकि मैं 1990 से ही क्षेत्र में कर रहा हूँ। तो 2000 मतलब लगभग 10 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो इसमें करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया एक कमिटी बनाया जो रिटायर्ड जजेस है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, खास करके एडवोकेट्स है जो सिटी सिविल में कंज्यूमर वगैरह प्रैक्टिस करते हैं। 10-12 लोगों का हमने कमिटी बनाया। तो बोला कि इसमें कुछ राहत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो मैं तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मास्टर हूँ। इसके लिए मैंने देखा सोसाइटी में मेंबरशिप होता है। यदि मेंबरशिप सोसाइटी एग्रीमेंट होने के बाद नहीं देता है, मान लो 3 महीने के अंदर, इट इज़ डीम्ड टू बी द मेंबर। और यदि मेंबरशिप नहीं देता है, तो रजिस्ट्रार मेंबरशिप देता है। व्हाई नॉट? वही कॉन्सेप्ट को लेके मैंने एक किताब लिखा, लोगों से डिस्कस किया, सब कंट्रीब्यूट किया। हमने एक लगभग 300 पेज का अच्छा किताब लिखा और वो किताब लिखने के पहले मैंने प्रेजेंटेशन दिया कंज्यूमर सॉरी अपना रत्नाकर गायकवाड़ साहब कोऑपरेटिव कमिश्नर थे, उनको प्रेजेंटेशन देना, वो चीफ सेक्रेटरी करके बाद में रिटायर्ड हुए। वही नितिन करीर भी चीफ सेक्रेटरी करके रिटायर हुए, वो आईजीआर थे, इंस्पेक्टर इन जनरल रजिस्ट्रार जो है कंट्रोल ऑफ स्टैम्प्स थी। उनको भी मैंने प्रेजेंटेशन दिया। दोनों ने बोला कि बहुत अच्छा किताब लिखा आपने, तो हमको 1000 एक किताब दे दो ताकि हम पूरे डिपार्टमेंट में सब ऑफिसर को बाँटेंगे। उसके बाद उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते देखेंगे। ये 2002 की बात है। तो 3 साल के बाद सतत फ़ॉलो-अप करने के बाद 2005 में डीम्ड कन्वेंस का कायदा लाया। उसमें क्या किया इन्होंने सेक्शन 11 में ये बताया गया कि 4 महीने के अंदर कन्वेंस देना है। यदि नहीं देते हैं तो ये जो सोसाइटी है उसको कन्वेंस मिला ऐसा समझा जाएगा, डीम्ड टू हैव बीन कन्वेड। उसके बाद उसी कायदे में ये लिखा कि दे कैन अप्रोच द रजिस्ट्रार, क्योंकि किसी ना किसी को तो अथॉरिटी को तो अप्रोच करना है, कन्वेंस करके लेना है। तो आप कोर्ट कचहरी में मत जाओ, इट इज़ डीम्ड टू हैव बीन कन्वेड। आप डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया और उसके पास जैसे मेंबरशिप में हम रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, ये तो डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाओ, वो 6 महीने के अंदर बिल्डर को बुलाएँगे, ज़मीन मालक को बुलाएँगे, सोसाइटी को बुलाएँगे, सुनेंगे। फिर वो सब देखने के बाद वो आपको कन्विंस करेंगे। ऐसा कायदा एक जो किताब में हमने लिखा था सेल्फ डिक्लेरेशन, उसको सेल्फ डिक्लेरेशन में बाद में मॉडिफाई करके उसको डीम्ड टू हैव बीन कन्वेड, फिर हमने एक अथॉरिटी निर्माण किया। उसके बाद 2005 में तो असेंबली में कायदा हो गया, बट ये आप अपर हाउस भी है इधर, अपने यहाँ, है ना? काउंसिल है, महाराष्ट्र असेंबली काउंसिल है, एक महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एमएलसी 72 है,
2 साल हो गया, 2005 में कायदा अपना असेंबली में पास हो गया, 2007 तक हुआ नहीं। तो हमने बोला कि इसको कुछ तो वर्कआउट करना है। फिर हमने दादर में एक बड़ा प्रोग्राम लगाया, लगभग 500-600 सोसाइटी को बुलाया बड़ा हॉल में। फिर हमने 72 एमएलसी को इंडिविजुअली फ़ोन किया, बात किया, बोला कि हम 500-600 सोसाइटी को इकट्ठा किया है, आपको चीफ गेस्ट करके आना है और चीफ गेस्ट करके आपको थोड़ा-सा लोगों को मार्गदर्शन करना है। हर आदमी को चीफ गेस्ट बोलते तो अच्छा ही लगेगा और ख़ास आपको बुलाया। तो उसमें 10-12 लोग आए और बाकी लोगों को मैसेज पहुँच गया। हमने बोला कि कन्वेंस के बारे में डिस्कस करना है, सोसाइटी का इश्यूज़ के बारे में। 10-12 लोग आए तो हमने क्या किया, उनको हमने डायस में नहीं बिठाया। हमने उनका प्रेक्षक के ऊपर से बिठाया और बाकी के जितने भी एक्सपर्ट्स थे हमारा, जिसने किताब लिखा था, उनको डायस में बिठाया। फिर हमने प्रेज़ेंटेशन दिया, सर ये 2005 से कायदा बना है, असेंबली में पास हुआ, अभी काउंसिल में क्या प्रॉब्लम है? आप हर आदमी को बुके दिया, सब दिया, स्वागत किया और उनको प्रेक्षक के रूप में हमने सब समझाने के बाद बताया कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? आपको ये अगला असेंबली में सेशन में करना है। तो बिलीव मी, दिसंबर का सेशन में उन्होंने इसको पास किया। क्योंकि विदिन 2 मंथ्स तो पास हो गया। उसके बाद उसको राष्ट्रपति का अप्रूवल लगता है। नसीब अपना अच्छा है, तो राष्ट्रपति तो महाराष्ट्र की थी, श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल। उन्होंने 2 महीने के अंदर उसको 2000 दो फ़रवरी 2008 में, ये दिसंबर में हो गया, 2008 फ़रवरी में उसको मंजूरी किया। इस तरह का आपको मेरा बड़पना नहीं होगा, बट मैं आपको बताऊँ, हर एक डिपार्टमेंट का, लॉ एंड जुडिशरी बोलो, अर्बन डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, स्टैम्प ड्यूटी डिपार्टमेंट, हर मिनिस्टर को मैंने मिला, रेवेन्यू मिनिस्टर को, 3 सीएम को मैं मिला और फिर ये इसके ऊपर बहुत सारा विरोध, खास करके बिल्डर लोग का हो रहा था। तो इसके लिए नियमावली नहीं बन रहा था। अभी नियमावली भी होना चाहिए विदाउट रूल्स, एक कायदा बन गया, रूल्स बनना चाहिए। तो सीताराम कुट्टे साहब उस टाइम में हाउसिंग सेक्रेटरी थे। हमने उनको बहुत निवेदन किया, उसके बाद बोला कि देयर इज़ लॉट ऑफ ऑपोजिशन, कायदा तो बन गया, जब नियमावली बनाएँगे तो गड़बड़ होएगा। तो वी वांट समबडी हू कैन यू नो टक्कर ले सकते हैं। तो बोला आई एम रेडी, आई कैन बी अ पार्ट ऑफ द कमिटी आल्सो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो दे इंडक्टेड मी इन द कमिटी, रूल मेकिंग कमिटी। फिर 2009 में कमिटी बना, तो 2010 1 साल में हमने रूल बनाया, रूल पब्लिश हो गया, प्रेज़ेंटेशन हो गया और इसमें बहुत सारा डेवलपर लोग का ऑब्जेक्शन था। बट उनको भी समझाया, उस तरह से 2010 सितंबर 2010 में नियमावली आ गया। तो इस तरह से कायदा बन गया, नियमावली बन गया, फिर इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन ये वो सब करते हुए आज महाराष्ट्र में लगभग सवा लाख कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। उसमें से 60 टू 65,000 हाउसिंग सोसाइटी अभी भी कन्वेंस नहीं है। लेकिन यदि आप डीम्ड कन्वेंस में जाते हो, तो आपको 6 महीने से 8 महीने के अंदर आपको डीम्ड कन्वेंस मिलता है, ऑर्डर मिलता है, आपका नाम से कन्वेंस डीड हो जाता है, प्रॉपर्टी कार्ड हो जाता है, तो फिर आप रीडेवलपमेंट सब कुछ कर सकते हैं। इतना बदलाव करने के लिए हमें आज़ाद मैदान में भी जाना पड़ा, बहुत मोर्चा करना पड़ा और बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस ये वो सब लेके बहुत कुछ काम करना पड़ा, तब ये आया। तो इसके लिए लोग मुझे बोलते हैं कि यू आर द आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट इसके लिए कॉन्सेप्ट सोचना, करना और इसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेड करना। इसको 2000 से चालू किया, 2010 में हो गया, मतलब 10 साल लगा। तो ये एक क्या बोलते हैं, फ़ॉलो अप करना एक बहुत बड़ा काम हुआ है। तो मैं ये लोगों का सपोर्ट से हुआ है और अच्छा काम हुआ है। सर ये जो आपकी 10 साल की मेहनत है, जो आपका हार्ड वर्क है, आज कितनी सारी सोसाइटीज़ का रीडेवलपमेंट हो गया है। बिकॉज़ ऑफ उन लोग ने डीम कन्विंस कराया। उसके पीछे एक मेजर रीज़न आप हो सर। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल दिस हार्ड वर्क सर। सर एक सिंपल वर्ड में अगर आप समझा पाएँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंस एंड अ डीम कन्वेंस, ताकि बहुत सारे व्यूअर्स के लिए ये टेक्निकल चीज़ होती है कि सबको नहीं समझता कन्वेंस एंड डीम कन्वेंस। देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कन्वेंस। आप कोई भी ऑफ़िस में जाते हो, करते हो, आपको मालूम होगा, मेरा कन्वेंस देंगे क्या? मतलब क्या है, मैं एक जगह से जाके दूसरे जगह में जाता हूँ, मेरा कन्वेंस मिलेगा क्या? इसमें मतलब ट्रैवलिंग, कन्वेंस मतलब आप मुझे क्या कन्वेंस दे रहे हो? तो कौन-सा व्हीकल दे रहे हो? मतलब ट्रांसफर, कन्वेंस मीन्स ट्रांसफर। इन रिलेटेड टू हाउसिंग सोसाइटी और रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, कन्वेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ टाइटल। एक आदमी से दूसरा नाम से जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, हस्तांतर होता है, उसको कन्वेंस बोलते हैं, ट्रांसफर। अभी ट्रांसफर कन्वेंस में फ्री होल्ड भी होता है, लीज होल्ड भी होता है, बट लेट अस एज्यूम कन्वेंस मतलब ओनर
अपना जमीन या बिल्डिंग जब सोसाइटी को ट्रांसफर करते हैं उसको कन्वेंस बोलते हैं। और ये बनाने के लिए एक डीड बनता है, उसको कन्वेंस डीड बोलते हैं। और इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद इंडेक्स 2 मिलता है। इंडेक्स 2 इज ए रिकॉर्ड गिवन बाय द सब रजिस्ट्रार कि आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ है। उसके बाद आप सिटी सर्वे ऑफिस में कन्वेंस डीड का सर्टिफाइड कॉपी लेके सिटी सर्वे ऑफिस में या तलाटी में जाते हो, अपना नाम में रेवेन्यू रिकॉर्ड में लाते हो, तो उसको प्रॉपर्टी कार्ड बोलते हैं। ये पूरा प्रोसीजर में कन्वेंस बोलते हैं। लेकिन इधर क्या है, जमीन मालक और बिल्डर ये दोनों अपना कोऑपरेशन से वो खुद आके एग्रीमेंट में साइन करते, कन्वेंस डीड में साइन करते, सब रजिस्ट्रार में आते हैं। आर यू विद मी? तो इसको कन्वेंस बोलते सर वो भी 4 बिल्डिंग रेडी होने के 4 महीने के अंदर आपको वो करना पड़ता है कन्विंस? हैं। हाँ, आप 4 महीने के अंदर करो, 4 महीने के बाद आप लीगल नोटिस इश्यू करते हो, 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, 10 साल में होगा। जब बिल्डर या जमीन मालक खुद आके, लैंड ओनर खुद आके जब कन्वेंस करते हैं, उसको कन्वेंस बोलते हैं। वो सिंपल प्रोसीजर है, ट्रांसफरिंग द टाइटल। लेकिन सोसाइटी बन के 4 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, 25-25 साल का ओल्ड बिल्डिंग है, 40 साल का ओल्ड बिल्डिंग है, उनका कन्वेंस हुआ नहीं है। तो इसके लिए कायदा ने क्या बोला, डीम्ड मतलब समथिंग फिक्शन, मतलब डीम्ड मतलब माना जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि कायदा में ये बोला सेक्शन 11 में कि यदि बिल्डर ने 4 महीने के अंदर कन्विंस करना चाहिए, नहीं किया, इट इज डीम्ड टू हैव बीन कन्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जो सोसाइटी बन के 4 साल के ऊपर, 4 महीने के ऊपर हो जाता है, उनको कन्विंस मिला गया ऐसा माना जाएगा। कोई मानने से तो टाइटल ट्रांसफर नहीं होता है ना? प्रूफ चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। तो किधर ना किधर कोई अथॉरिटी ने इसको कंफर्म करना चाहिए। नहीं तो मैं बोलूंगा कि मेरा 10 एकड़ का जमीन है, मेरा 1 ही एकड़ में हुआ है, लेकिन 10 एकड़ का प्लॉट है, वो माना जाएगा कि मेरा? ऐसा तो नहीं होता है ना। समबडी हैज टू डिटरमाइन क्या कन्वेंस हुआ। तो इसके लिए डीम्ड कन्वेंस में 4 महीने के बाद आप एक नोटिस इश्यू करते हो बिल्डर को, फिर वो नहीं देता है तो आप क्या करोगे, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाके एक फॉर्म नंबर 7 है, कायदे में दिया है, रूल्स में दिया है, उसके अंदर 2000 रुपए को कोर्ट फी डाल के एक एप्लीकेशन डालते हो, किधर? रजिस्ट्रार के पास, डीडीआर। डीडीआर नोटिस इश्यू करता है, हियरिंग होता है, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होता है। फिर उसको समझ में आता है कि भाई इनको बिल्डर ने जानबूझ के कन्वेंस नहीं दिया, तो ही स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द बिल्डर एंड लैंड ओनर। और उसके बाद वो कन्वेंस ऑर्डर पास करता है, कन्वेंस डीड बनाता है, बिल्डर के तरफ से, बिल्डर की तरफ से वो साइन करता है ऑन बिहाफ ऑफ बिल्डर। ऑन बिहाफ ऑफ लैंड ओनर कौन साइन करता है? रजिस्ट्रार साइन करता है। और उसके बाद उसको स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं और रजिस्ट्रेशन होता है। तो इधर डीम्ड कन्वेंस में क्या फर्क है? By using the force of law under the non-cooperation of the builder and the landowner, when the DDR signs and executes the conveyance deed, that is called deemed conveyance deed or conveyance obtained under the process of deemed conveyance. Deemed conveyance is a process adopted to get the title transferred in the name of the society. Are you with me? तो इस तरह का एक प्रोसीजर है या सर एक बोरीवली में बिल्डिंग गिरी थी 2007 18 जुलाई, जिसका नाम था लक्ष्मी छाया करके, वो बिल्डिंग का नाम था। फॉर सम रीजन वो बिल्डिंग गिर गई, उसका कन्वेंस नहीं था, तो वो बिल्डिंग का उसके आगे क्या हुआ सर? देखिए जब से कन्वेंस का ये डीम्ड कन्वेंस का वगैरह प्रक्रिया आया, तो मैं हर एक सोसाइटी में जाता हूँ, आज भी मैं जाता हूँ क्योंकि आपने शुरुआत में ही बताया, वी हैव गॉट ए महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन, जहाँ आज महाराष्ट्र का 50% सोसाइटीज हमारा मेंबर है। 1,25,000 में से लगभग 60,000 हाउसिंग सोसाइटीज आर आवर मेंबर्स। हम हर सैटरडे 12 बजे से 1 बजे एक वेबिनार करते हैं। ये कोविड के टाइम से 2020 से चालू हुआ है। प्रभु से खास बात, वो वेबिनार होता है, उसमें अलग-अलग टॉपिक होता है। उसके बाद हर सैटरडे, संडे या हॉलिडेज़ के दिन हम कम से कम 2 प्रोग्राम लेते हैं, मॉर्निंग का 1, शाम को 1। तो इस तरह का हम जो सोसाइटी जो बुलाते हैं हमको, सोसाइटी के अंदर भी जाके हम प्रोग्राम दें। ऐसे लक्ष्मी चाय कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बोरीली में है, उन्होंने हमें बुलाया था, हमने डिस्कस किया था, हमने उनको सुझाया मतलब 50 एक मेंबर्स हैं, हमने बोला था आप डीम्ड कन्वेंस ले लो। तो उस टाइम में उनको कुछ 25,000 रुपए पर फ्लैट खर्चा आता था, 50 फ्लैट मतलब उनको लगभग 6 लाख तक का खर्चा आ रहा था। तो बोला कि 6 लाख तो बहुत बड़ा रकम है, हम नहीं कर पाएँगे। 6 महीने के बाद क्या हुआ, उस टाइम में मैं उनको भी एक एग्ज़ाम्पल देता था कि कांदिवली में एक सोसाइटी था, काजोल या राजोल कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो भी बिल्डिंग डिलैपिडेट था, तो ज़मीन मालक के पास टाइटल था, तो बिल्डिंग गिर गया। 2 साल के बाद 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 2
तो उनको 50 लाख रुपए बिल्डर को देना पड़ा, लैंड ओनर को। फिर उन्होंने बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्ट करने की परमिशन दिया। उस टाइम में रीडेवलपमेंट नहीं होता था। रिकंस्ट्रक्शन की परमिशन भी प्लान पुट अप करने तो लैंड ओनर ही करना है। उन्होंने 50 लाख मांगा, उन्होंने दिया, राजूल कोऑपरेटिव सोसाइटी। मगर वो एग्जाम्पल भी मैंने दिया उनको, लक्ष्मी चाय को। मगर वो बोले कि ये बहुत बड़ा महंगा है, तो ठीक है हम सोचते हैं इसके ऊपर। 6 महीने के बाद उधर ग्राउंड फ्लोर में कुछ ज्वेलरी का शॉप था, रिनोवेशन चल रहा था, तो बदनसीब से वो बिल्डिंग गिर गई। जैसे बिल्डिंग गिर गई, 14-15 लोग तो मर गए ऑन द स्पॉट, बाकी का बहुत सारा इंजर्ड हो गया। लेकिन बिल्डिंग तो बनाना है। अभी बिल्डिंग बनाना है तो कन्वेंस नहीं था, कन्वेंस नहीं है तो बिल्डिंग नहीं बना सकते, प्लान नहीं बना सकते। तो उनको कन्विंस करके लेने के लिए, यू बिलीव मी, मतलब ये टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत सारे जगह में रिपोर्टेड है, 1.5 करोड़, जहां 6 लाख था, उनको 1.5 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ा, क्योंकि लोगों के पास डॉक्यूमेंट ये वो सब मिलने में टाइम लगा और उनको जरूरी था। और उसके बाद दूसरा, हर आदमी ने 2 साल रुका, क्योंकि ये प्रोसीजर करने में टाइम लगता है। उनको 2 साल लगा। ये 2 साल डिले होने से हर आदमी 25-25 हजार का भाड़ा, 2 साल, मतलब हर आदमी ने 6 लाख, तो वो अलग से खर्चा हुआ और डिले भी हो गया। तो इस तरह से उनको बिना कोई बेनिफिट मिलते हुए कम से कम उनका बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन हो गया, रीडेवलपमेंट हो गया। कहने का तात्पर्य ये, कन्वेंस यदि वो 6 लाख रुपए खर्चा करके कन्वेंस लिया होता और बिल्डिंग ऐसा गिरता, तो 6 महीने के अंदर उनका प्लान पास होके बिल्डिंग खड़ा हो जाता था। इनको 1 से 1.5 साल रुपया 1.5 साल बिना मतलब खर्चा करना पड़ा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, उधर का जो चार्जेड या कोई चेड़ा 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 was the secretary at that time. He had come and announced it in number of public program. Whenever we were doing a public awareness about the program, मतलब कि लक्ष्मी चाय का मैं सेक्रेटरी था, ऐसे ऐसे प्रभु साहब आके बताया था, लेकिन हमने सुना नहीं, हमको इतना इतना नुकसान हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप यदि कन्वेंस नहीं लेते हो या डीम्ड कन्वेंस करके नहीं लेते हो, आप उस जमीन का मालिक नहीं हो। और आज मुंबई जैसे शहरों में फ्लैट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3 से 3,500 है। आप 500 1000 फुट का भी घर पकड़ो तो आपका 35 लाख का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। उसी ये 1000 फुट का घर का कीमत आज कम से कम 3 करोड़ है। तो 10% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, 90% आपका जमीन का कीमत है। आपका जमीन का कीमत ही, जमीन ही आपके नाम पर नहीं है, आप टेनेंट हो जाओगे और जमीन मालिक के पास जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, प्रोसीजर करना होगा। इसके लिए आप जितने जल्दी होता है उतना जल्दी कन्वेंस लीजिए। आज भी डीम्ड कन्वेंस चालू। मैं आपको एक थोड़ा-सा एग्जांपल देता हूँ, मतलब ये थोड़ा-सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, फिर भी डेवलपर ने 2021 में एक लेटर डाला, किसको? हाउसिंग डिपार्टमेंट को, और अच्छे तरह से वो फॉलो अप कर रहे हैं कि डीम्ड कन्वेंस और महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट कैंसल होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि अभी रेरा आया है, जिसको कन्वेंस नहीं मिलता वो रेरा में जाएंगे। तो इस तरह से एक मुहिम चला। तो हमने महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर जो अलग अलग फेडरेशन ने मिलके उसको अभी रुकावट किया है। हो सकता है आने वाला 2-3 साल में डीम्ड कन्वेंस कैंसल भी हो सकता है। इसके लिए मैं आपको सबको यही विनती करूंगा, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी। आपका सोसाइटी का यदि कन्वेंस नहीं हुआ है, आप लीजिए और जल्दी करिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि रमेश प्रभु एक ही कंसल्टेंट है, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर में हम अलग-अलग जो सेमिनार ले रहे हैं, हमें 25 सोसाइटी चाहिए, कोई भी एक जगह में। और आप बताइए ये 25 सोसाइटी को मार्गदर्शन चाहिए, मैं रजिस्ट्रार को लेके आऊँगा, मैं उधर कैंप लगाऊँगा और उधर आपको मुफ्त में सलाह दूँगा। हमारा एक ही मिशन है, जिसका मैं आर्किटेक्ट हूँ, जिसके लिए बनाया, यदि वो बेनिफिट ले पाएँगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी ये वीडियो देखने के बाद सर, अगर कोई सोसाइटी का इसमें कन्वेंस नहीं है और उसको अप्लाई करना है, तो क्या वो खुद से अप्लाई कर सकता है या किसी एक्सपर्ट का ज़रूरत पड़ता है इसमें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, आप छोटा से छोटा फ्लैट लेते हो, छोटा मतलब इधर तो 2 करोड़ 3 करोड़ का फ्लैट है, आप लेते हो। आप एस्टेट एजेंट, आप जैसे एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं, उसके बाद आप वकील के पास जाते हो, टाइटल वेरीफाई करते हो, इवन लोन लेना है तो भी बिल्डर जो क्या बोलते हैं उसको, इवन बैंक्स भी टाइटल वेरीफाई करते हैं, प्लान देखते हैं, रेरा में रजिस्टर्ड है कि नहीं वो देखते हैं। कहने का तात्पर्य ये, एक फ्लैट के लिए आप इतना सब ड्यू डिलिजेंस से करते हो। जब आप कन्वेंस लोगे, आप खुद मान लो कर सकते हैं, इन पर्सन भी जा सकते हैं। 2000 का कोड फी डाला, 7000 फॉर्म नंबर 7 डाला, आपने कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, एग्रीमेंट फॉर सेल, प्रॉपर्टी कार्ड वगैरह, आप कन्विंस के लिए डाल सकते हो। लेकिन सामने वाला जो है बिल्डर है, वो बड़ा सॉलिसिटर को अपॉइंट करेगा,
कंसल्टेंट अपॉइंट करेगा, वो ऐसा आर्ग्यू करेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ पॉइंट निकालेगा आपको तो ये एक लीगल प्रोसेस है। इसके लिए आपको एक कंसल्टेंट अपॉइंट करना, एडवोकेट अपॉइंट करना, सीए करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपको अलग-अलग डिपार्टमेंट में काम करना है। सोसाइटी वाले हैं, सोसाइटी वाले मैनेजिंग कमिटी कितना टाइम देंगे? चेयरमैन सेक्रेटरी कितना टाइम देंगे? इसके लिए मुझे लगता है कि उनको एक अच्छा कंसल्टेंट अपॉइंट करना है, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट है, मे बी अपार्टमेंट एक्ट है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन स्टैम्प एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, आपका जो डेवलपमेंट कंट्रोल प्रमोशन रेगुलेशंस है, बायलॉज़ है, तो अलग-अलग चीज़ है, ये सब देखना पड़ता है आपको। इसके लिए मुझे लगता है आपको अलग-अलग डिपार्टमेंट भी है, जैसे कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, स्टैम्प ड्यूटी डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, फिर सिटी सर्वे ऑफिस है, बीएमसी है। तो ये सब घूमना, करना एक आम आदमी के लिए तकलीफ है। आप कंसल्टेंट अपॉइंट करो, उनका 2-3 कोटेशन ले लो, जो आपको ठीक लगता है उनसे ले लो और मुफ्त में सलाह क्या बोलते हैं उसको, आपको फेडरेशन में मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, रजिस्ट्रार भी आपको गाइडेंस देते हैं। उन्होंने भी अपना-अपना सेल बनाया है। सर जैसा आपने कहा डेवलपर्स को दिक्कत है अगर सोसाइटी का डीम डीम कन्वेंस हो जाता है तो डेवलपर को क्या दिक्कत आता है मतलब? नहीं क्या है देखो, आज मैंने बिल्डिंग बनाई 1 एफएसआई से, आज उधर 3 एफएसआई हुआ और 2 एडिशनल एफएसआई है। 2 एडिशनल एफएसआई है तो मैं गार्डन को कन्वर्ट करके तो उधर मैं एक अलग से बिल्डिंग बना सकता हूँ। या मेरे पास टीडीआर का राइट है, तो उधर कोई रोड विड्थ में वगैरह जाता है, टीडीआर मिल जाता है। वो टीडीआर मैं बेच सकता हूँ मार्केट में। दूसरा उधर नया रीडेवलपमेंट होगा 30-40 साल के बाद, यदि कन्वेंस मेरे नाम से ही है, तो मैं बोलूँगा कि ज़मीन मेरे नाम से है, मुझे आप दे दो। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, कॉन्ट्रैक्टर अपने नाम से ज़मीन लेते थे, ताकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलेगा। तो ऐसे वही बिल्डर है, नया कोई है ही नहीं है। उसको मालूम है मेरे नाम से ज़मीन है, तो कल रीडेवलपमेंट होगा तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। तो इस तरह से एक एडिशनल एफएसआई का बेनिफिट, कमर्शियल बेनिफिट रखने के लिए तो लोग अपने पास कन्वेंस राइट रखते हैं। सर अभी थोड़ा रीडेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ सर मैं। जैसे सोसाइटी रीडेवलपमेंट में अभी डेवलपर्स ढूंढ रही है आज के टाइम पे थ्रू पीएमसी या थ्रू पेपर एड। तो हाउ टू चूज अ डेवलपर? देखिए, आपने ऐसा इतना बड़ा सवाल इतना संक्षिप्त में पूछा है कि हाउ टू सिलेक्ट द डेवलपर। देखिए, एक घर बनाना कितना तकलीफ है। आप ऐसे एक आदमी को दे रहे हैं, आपका सोसाइटी में 100 मेंबर है, 100 मेंबर का घर बनाने के लिए एक आदमी को दे रहे हैं। एक-एक घर का कीमत भी आप 2 करोड़ पकड़ेंगे तो 200 करोड़ का घर आप इनको दे रहे हैं, जो 500 करोड़ का उधर बिल्डिंग बनाने में, प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो जब आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कम से कम ये देखना चाहिए कि उस बिल्डर का रेपुटेशन क्या है, उसका तजुर्बा क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, कितने साल से ये काम कर रहे हैं, कितने लोगों को ओसी दिला है, क्या इसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है क्या, क्या ये सेल्स कर पाएगा, इसका क्वालिटी क्या है, ये सब तो चीज देखना है। बहुत सारा सोसाइटी आज आज प्रोजेक्ट जो है 5,000 से 6,000 प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है। क्यों स्टॉल्ड है? क्योंकि वो सामने वाला आता है बिल्डर, वो क्या बोलता है? बोलते हैं मैं तो आर्किटेक्ट हूँ, मेरा दूसरा पार्टनर है कॉन्ट्रैक्टर है, मेरा तीसरा जो इंजीनियर है, हम तीनों ने मिलके एक एलएलपी बनाया और हमारे पास पूरा तजुर्बा है और हम पहली बार कर रहे हैं, हम इसमें प्रॉफिट कमाएँगे नहीं। आपको दूसरा बिल्डर 30% देता है तो हम 40% देंगे, क्योंकि हमें अस्तित्व में लाना है। तो लोग दे देते, बोलते हैं 10% ज़्यादा मिलता है। भाई, उनको कोई तजुर्बा नहीं है। तो कई सोसाइटी वाला बोलते हैं उनको तजुर्बा नहीं है तो कब तजुर्बा मिलेगा? भाई तुम्हारा 100 आदमी का फ्लैट, 100 करोड़ का चीज़, 200 करोड़ का चीज़ आप दूसरे को तजुर्बा लेने के लिए देते हो? ये आपका थॉट है। उसको तजुर्बा चाहिए तो किधर ना किधर पार्टनरशिप करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, बाद में अपना एस्टेब्लिश करेगा। आप एस्टेब्लिश इसके साथ पार्टनरशिप करके आ जाओ ना मार्केट में। आप लोगों का 10 लोगों का, 20 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का घर लेते हो और आप डिलीवरी नहीं कर सकते। मुंबई जैसे शहरों में आप प्रोफेशनल नहीं हो, आप नहीं बना सकते सब घर। तो इसके लिए आपको ये पूरी के पूरा जानकारी लेने के बाद आपको बिल्डर को चुनना है और बिल्डर चुनने के टाइम उसका पहला टेक्निकल डिटेल ले लो, जिसको हम बोलते हैं कि उसका कौन पार्टनर है, कितना तजुर्बा है, कितने साल से कितना वसूला है, ये पूरा डिटेल ले लो। फिर उसका फाइनेंशियल ले लो, फाइनेंशियल मतलब अभी तक कितना सेल्स किया है, कितना प्रॉफिट है, कितने लोगों ने बैंक लोन दिया है और इनके पास फंड है, नहीं है, नेट ओन फंड कितने हैं, ये फाइनेंशियल डिटेल ले लो।
थर्ड आता है उसका रेपुटेशन। रेपुटेशन मतलब आज ब्रांड वैल्यू क्या है, उसका सेल बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चौथा आप देख लो उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, क्योंकि आपको पर्सनली जाके विजिट करना पड़ेगा। और पांचवा उसका रिलेशनशिप, जो वेंडर है या जिसने रीडेवलपमेंट किया दो चीन, वो उसका एग्जिस्टिंग बिल्डर के साथ उसने रिलेशन कैसा बनाया है। क्या उन्होंने ऑफर दिया 50% एक्स्ट्रा दूंगा दूंगा, डीए बनाते टाइम उन्होंने बोला कि मैं 30% दूंगा, या डीए में बोल दिया 40% दूंगा, बिल्डिंग खत्म होने के बाद बोलता है कि मैं अभी इसको रिवाइज करके 20% ही दूंगा। उसका एथिक्स एंड मोरालिटी एंड उसका डिलीवरी परफॉर्मेंस, तो जिसको हम बोलते हैं कि क्या है उसका रेपुटेशन क्या है, वो कितना तक कमिटमेंट फुलफिल करता है, ये पूरा जानकारी अच्छे तरह से आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के माध्यम से या आपका पर्सनल निजी जो तजुर्बा है उससे करके लेना ही है, तभी से बिल्डर को आपको सिलेक्ट करना। दूसरा ये आता है कि बिल्डर सिलेक्ट करने का, ये तो प्रोसीजर मैंने बताया। मैं तो जब रीडेवलपमेंट करता है तो मैं ये बताता हूँ, आप बिल्डर सिलेक्ट करते टाइम आप टेंडरिंग निकालोगे। टेंडरिंग निकालते टाइम भी टेंडरिंग में आप 3 एनवलप ले लो। 3 एनवलप कैसा? एक एनवलप रहेगा अर्नेस्ट मनी, जो सीरियस डेवलपर है 10 लाख, दो 20 लाख, 25 लाख जो भी आप अपना प्रोजेक्ट साइज़ से वो ले, जिन्होंने वो अर्नेस्ट मनी दिया है उसी का सेकंड एनवलप खोलो, ताकि वो सीरियस डेवलपर है। ये आदमी 10 लाख भी 15 लाख भी एक अर्नेस्ट मनी दे सकता नहीं है डीडी से, उसका फिर आप दूसरा ऑफर ही मत दो। दूसरा जो है टेक्निकल डिटेल, जो मैंने बताया। वो टेक्निकल एनवलप निकालो, फिर उसका पूरा साइट विजिट करो, उसको बुलाओ, डिस्कस करो। उसका तीसरा एनवलप में फाइनेंशियल ऑफर रहता है, वो फाइनेंशियल ऑफर मत निकालो। पहला आप बिल्डर को सिलेक्ट करो। मेरे पास 10 ऑफर आया, 10 ऑफर में से 2 ऑफर में ईएमडी नहीं दिया उसने, उसको निकाल दो, 8 बचा। उसका बाकी सेकंड एंड थर्ड एनवलप को काट मारो, फेंक दो। अभी 8 बचा, 8 में से आपने मालूम पड़ा 8 का 8 टेक्निकल निकाल दिया और फिर साइट विजिट किया, उसका ये देखा, उसमें से आपको लगे कि 5 बिल्डर ऐसे हैं जो बेकार ही है। उनका क्वालिटी कंस्ट्रक्शन नहीं है, उसका रेपुटेशन नहीं है, उसका स्टाफ कम है, उसका काम अधूरा रखा है। इसका अगला ऑफर मत देखो भाई। आपको 3 बिल्डर अभी यू नाउ नो 3 बिल्डर क्वालिटी अच्छा है, रेपुटेशन अच्छा है, काम कर सकते हैं, उन्होंने बिल्डिंग बनाए, तो उसको ले लो। फिर उसका ही 3 ऑफर करो, क्योंकि बाकी का जो 7 ऑफर है, 2 पहला गया, बाकी का 5 जो बिल्डर आप सिलेक्ट नहीं करते हो, उसका ऑफर निकालो। जिस रास्ते में नहीं जाना है, उस रास्ते के बारे में पता मत पूछो, क्योंकि वो बिल्डर को आपको चुनना नहीं है, उसने ऑफर क्या दिया है, क्योंकि ऐसे आप मिसगाइड होते हो। तो बिल्डर सिलेक्ट करते टाइम ये भी ख्याल रखना है, कौन ज़्यादा ऑफर देता है वो न देखते हुए, आप ये देख लो उस बिल्डर का रेपुटेशन क्या है, आप बिल्डर को पहला चुनो, फिर उसका ऑफर देखो। सर ऐसा मैंने एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हम लोग मार्केट में घूमते रहते हैं, हमारा काम ही वही है, तो मैंने देखा बहुत सारे बिल्डिंग्स के बारे में ना बोर्ड लगा हुआ है कि दिस बिल्डिंग इज गोना बी रीडेवलप्ड बाय सो एंड सो डेवलपर। अभी वो बोर्ड पिछले मैं 10 से 12 साल से देख रहा हूँ कि वो बोर्ड वहां पे लगा हुआ है, फिर थोड़ा पता करने के बाद में पता चला कि डेवलपर ने डीए साइन किया हुआ है, या तो फिर डेवलपर ने एक XYZ अमाउंट चेयरमैन को सेक्रेटरी को थोड़ा थोड़ा देके वो बिल्डिंग को ब्लॉक करके रखा हुआ है, ना वो बिल्डिंग को बना रहा है ना उनको, फिर उनका क्या सोल्यूशन क्या है सर ऐसे सोसाइटीज का? नहीं देखिए, सॉल्यूशन 2 तरीके का होता है। एक है आप प्रोएक्टिव स्टेप ले लो, निर्णय ले लो, निर्णय लेके उसको आगे लॉजिकल कंक्लूजन में लाओ। दूसरा है कि आप उसको छोड़ दो। जब आप छोड़ दोगे तो नेचर विल टेक केयर, बराबर ना? मतलब नेचर मतलब भगवान है मालिक, ऐसा। तो आपको निर्णय लेना है। तो ऐसे जो सिचुएशन में सोसाइटी को क्या करना है, ताबड़तोड़ जनरल बॉडी लेना है, उसका शो कॉज नोटिस देना है और उसको टर्मिनेट करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहा है? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ठीक है, क्योंकि आप कोई भी परफॉर्मेंस एक ठराविक टाइम के अंदर नहीं करते हो, दैट मीन्स ही इज नॉट कैपेबल टू डिलीवर। आपने जब साइन किया था तब हो सकता है, आप कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप कोई रिश्ता नहीं निभा रहे हो, उसके साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, आप कोई मैरिज लेके प्यार मोहब्बत वगैरह नहीं कर रहे। तो आप उनके साथ कमर्शियल व्यवहार कर रहे हो। यदि आपका घर बना के अभी इतना डिले करता है, उसको टर्मिनेशन नोटिस इश्यू करना है। टर्मिनेशन नोटिस इश्यू करने के बाद वो कोर्ट कचहरी में शायद जा सकता है। किधर भी जाएगा तो वो आपका फेवर में ही निर्णय आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली a society who has decided to appoint a developer has a right to terminate the developer if he does not comply with the required terms and condition of the DA। तो इसका डीए बन गया तो डेवलपर को चेंज नहीं कर सकते। डेवलपर आपको धमकी बहुत देगा,
कि मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा, आपको स्टे लेके आऊंगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने 25 लाख खर्चा किया, 50 लाख खर्चा किया, 2 करोड़ खर्चा किया, आपने मेरा इतना भाड़ा ले लिया। कई लोगों को ये भाड़ा भी दे देता है, कुछ कॉर्पस दे देते, कुछ इंडिविजुअल कंसेंट ले लेते। तो ऐसा सब बहुत सारा नाटक होता ही रहता है। तो आपको टर्मिनेट ही करना है। दूसरा, आप टर्मिनेट नहीं करते हो तो क्या होएगा? बिल्डिंग एक ना एक दिन डिलैपिडेट हो जाएगा, C1 कैटेगरी डिक्लेयर हो जाएगा। आप तो अभी ना भाड़ा है, ना घर है, आप बाहर जाओगे। फिर जब वो बनाएगा तब बनेगा, क्योंकि आप तो कुछ निर्णय लेना नहीं चाहते हो। देखिए, आपने एक बहुत अच्छा बताया कि ये कुछ सोसाइटी में होता है कि डेवलपर जो थोड़ा-सा इन्फ्लुएंशियल ऑफर के या थोड़ा गैर व्यवहार ऑफर के, थोड़ा करप्ट प्रैक्टिस यूज़ करके करते। 100 में से हो सकता है 10 एक सोसाइटी होता होगा, क्योंकि समाज में सभी प्रकार का लोग हैं। बट 90% लोग ऐसे नहीं है, अच्छे लोग हैं। उनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए। डेवलपर को उनका भी घर है ना सर, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेज़रर है, एक समूह है, उसमें करप्ट प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं होता है। छोटे में 1-2 सोसाइटी में या 10 सोसाइटी में होता होगा 100 में से। तो उस टाइम में बाकी का जो 90 लोग हैं, वो भी कमिटी में 10 लोग रहेंगे, 8 लोग रहेंगे, उसमें 1-2 लोग रहेंगे, जिन्होंने पैसा लेके कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। बट बाकी का लोग है प्लस जनरल बॉडी है। तो उनको इसके ऊपर विचार लाके उसके ऊपर निर्णय लेके बिल्डर को टर्मिनेट करना चाहिए, कमिटी को बर्खास्त करना चाहिए। यदि कमिटी ज़्यादा करप्ट है, अपने को पता चलता है, कमिटी को बर्खास्त करना चाहिए। फिर नया कमिटी आएगा, उसको टर्मिनेट करेगा। किधर ना किधर आइदर सोसाइटी शुड टेक अ डिसीजन, दैट मीन्स मैनेजिंग कमिटी। इफ मैनेजिंग कमिटी डज़ नॉट टेक द डिसीजन, जनरल बॉडी शुड कॉल फॉर अ जनरल बॉडी मीटिंग, जनरल मेंबर्स शुड कॉल फॉर अ जनरल बॉडी मीटिंग और उसको टर्मिनेट करना चाहिए। यही एक रास्ता है। ऐसे जितनी भी सोसाइटीज है जिसने डेवलपर ने साइन करके रखा हुआ है तो अभी रुकी हुई है, तो क्या वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं सर फॉर गाइडेंस? देखिए, एक तो मैं बोलूँगा कि आप अच्छा ब्रॉडकास्ट माध्यम किया है। जिनको ऐसे विषय है, वो अपना कमेंट बॉक्स में डाल ही सकते ओके। हैं। कमेंट में हम उत्तर देने का कोशिश करेंगे और सबकी, ताकि सब लोगों को मालूम पड़ेगा। यदि वो हमारा ऑफ़िस में आना चाहते, बेशक वो आ सकते हैं। हमारे इधर फ्री कंसल्टेंसी पे एवरी सैटरडे मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 7 हम फ्री कंसल्टेंसी देते हैं। उनको एक अपॉइंटमेंट लेना है। यदि आप चाहते हैं तो मेरा लैंडलाइन नंबर देता हूँ, 022 4255 1414 या 022 4255 1425। इसमें हमारा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन है, मुंबई सबअर्बन जिला, दैट इज़ मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन भी है। उधर हमारे पास 4-5 वकील हैं। आप मुफ्त का सलाह हर सैटरडे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। सर बहुत सारा सोसाइटीज है जो CRZ जोन में आते हैं, हाइट रिस्ट्रिक्शन में आता है, एयरपोर्ट के आसपास में है, तो उनका रीडेवलपमेंट इन फ्यूचर आपको लगता है कभी पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, सीआरजेड तो अभी रिलैक्स हुआ है, तो सीआरजेड 2 में है ना? 3 वगैरह हो या 1 है तो नहीं हो पाएगा, बट सीआरजेड 2 में है, जहाँ पहला 500 मीटर का डिस्टेंस था हाइट से, अभी वो 101 मीटर का किया है। तो आपका उधर पहला टीडीआर, एफएसआई वगैरह नहीं मिलता था। अभी एफएसआई, टीडीआर सब कुछ मिलता है फंजिबल। पहला सिर्फ फंजिबल एफएसआई मिलता है, अभी सब कुछ मिलता है। जो रीडेवलपमेंट का बेनिफिट अदर में मिलता है, वो हो जाएगा। उसका थोड़ा-सा प्रोसीजर करना है उनको, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट येस इट इज़ पॉसिबल। सीआरजेड का कोई इश्यू नहीं है। अभी आपने एयरपोर्ट ज़ोन में वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। उधर गवर्नमेंट सोच रही है, बता रहे हैं कि जहाँ रीडेवलपमेंट का ज़रूरी है, लेकिन रीडेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि हाइट रिस्ट्रिक्शन की वजह से। तो उनको बिल्डिंग नया बनाने के लिए कितना टीडीआर लगेगा, 2 टीडीआर लगेगा, 3 टीडीआर लगेगा, ताकि वो टीडीआर मार्केट में वो बेचेंगे। वो बेचने के बाद वो जो पैसा आएगा, तो वो पैसा इधर देंगे। तो इस तरह से वो एक प्रस्ताव गवर्नमेंट के सामने है। हर बार पहले का डिप्टी सीएम, अभी का सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी बताया, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ताकि क्या है, उस एरिया का लोग है ना, उनको संगठित होना है। हमारा जैसा फेडरेशन में मिलना है। और ऐसे जब उन्होंने बात की है पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म में, और ये आपको असेंबली में जिस तरह से हम बोलते हैं कि स्टार क्वेश्चन बोलते हैं, या क्वेश्चन आवर में जो सवाल आता है, तो ये सब आपको डालना है कोई एमएलए, एमपी के थ्रू, एमएलए के थ्रू।
उसके बाद नहीं होता है तो आपको कोर्ट कचहरी में लेके जाना है या आज़ाद मैदान में लेके जाना है। डीम्ड कन्वेंस के लिए भी हमने आज़ाद मैदान में गए, तो आपको जाना है, करना है और उसके बाद कुछ नहीं होता तो कोर्ट में जाके आपको इसके बारे में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तभी तो होगा ना। सर बहुत सारी बिल्डिंग है जिसका फिजिबिलिटी बैठता नहीं है, जैसे किधर एक का एफएसआई है, किधर डेढ़ का एफएसआई है, तो उसका डेवलपर का फिजिबिलिटी बैठता नहीं है। तो वो सारी बिल्डिंग्स का, जैसे मालवनी में जो म्हाड़ा कॉलोनी है, तो एक कॉलोनी का रीडेवलपमेंट नहीं हो सकता बिकॉज प्लॉट एरिया छोटा है। तो उसका क्या सोल्यूशन है सर? देखिए, सॉल्यूशन यही है, एक तो अभी गवर्नमेंट उसके ऊपर एक अलग स्कीम लेके आए, 3311 एंड 3312 बी, 3320 बी, उसके अंदर आपको 4 एफएसआई तक का मिल सकता है। तो रोड विड्थ 9 मीटर होना चाहिए, तो आपको 4 एफएसआई मिलके जहाँ 2 एफएसआई यूज़ हुआ है, डेढ़ एफएसआई हुआ है, फिजिबल नहीं बनता है, तो आप उस माध्यम से जा सकते हैं, एक। दूसरा, आपने जैसे बताया प्लॉट साइज़ छोटा है, तो आपको मेहनत करना है, आगे आजू-बाजू का जो सोसाइटी है, उनके साथ कुछ समझौता करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो कॉम्प्रोमाइज़ करके 2 या 3 सोसाइटी एकजुट आके आप 2000-3000 स्क्वायर मीटर का जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर डेवलपमेंट जैसा आप करोगे। ऑफ कोर्स क्लस्टर डेवलपमेंट मतलब 6000 स्क्वायर मीटर चाहिए सबअर्ब में और सिटी में 4000 चाहिए। मान लो क्लस्टर नहीं है बट क्लबिंग, 2-3 सोसाइटी क्लब होके आप ये काम भी कर सकते हो, कॉमन डेवलपर को अपॉइंट करके करना चाहिए। मेहनत बहुत लगता है इसमें। लेकिन क्या है लोग घर में बैठे-बैठे तो नहीं होगा। आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना होगा, एडजस्टमेंट भी करना होगा। मान लो जो सोसाइटी का फ़ेवर आप लेना चाहते हो, उस सोसाइटी को थोड़ा-सा ज़्यादा एरिया भी दिया। मान लो 30% की जगह में उनको 35 दिया, आपको 25 दिया। तो ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे जाना है, नहीं तो आपको होता ही नहीं। तो दीज़ आर ऑल सम गिव एंड टेक पॉलिसी से काम होता है और हुआ भी है और हम करके दिखाए भी है, हो सकता है। दूसरा इसमें सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं लोग। आज मुंबई बैंक है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, वो आपको सेल्फ डेवलपमेंट के फंडिंग देते हैं। आपको अच्छे डेवलपमेंट मैनेजर मिलते हैं, पीएमसी मिलते हैं, आर्किटेक्ट मिलते हैं। आप उनका सलाह-मशवरा करके आप खुद इसको डेवलप भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा अमाउंट आपको शुरुआत का 1-2 करोड़ रुपया डालना पड़ेगा। वो आईओडी आ जाएगा। आईओडी आने के बाद आपको बाकी का पैसे मुंबई बैंक या महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव 95% फंडिंग देते हैं प्रोजेक्ट का। तो इसके लिए आपका वो भी हो सकता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था सर, कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में अगर कोई बिल्डिंग जाती है, तो अगर डेवलपर उसको 600 का एरिया दे रहा है, अगर वो खुद बनाए तो 1500 का एरिया वो उसको मिल सकता है। लेकिन ऐसा मुंबई में देखने को नहीं मिल रहा सर, ज़्यादा करके बिल्डिंग सेल्फ रीडेवलपमेंट में जा रही है वैसा, जबकि बैंक्स लोन देने के लिए भी तैयार है। तो इनको कहाँ पे दिक्कत आ जाती है सर मेजर? नहीं क्या है देखो, सेल्फ डेवलपमेंट करना है तो आपको एकजुट आके निर्णय लेना है। मान लो 50 आदमी है सोसाइटी का, 50 लोगों को तो निर्णय लेना पड़ेगा जनरल बॉडी में। और क्या होता है कि जब जनरल बॉडी में एक प्रस्ताव आता है सेल्फ डेवलपमेंट, पहला सवाल आता है इसका गारंटी कौन लेगा? जबकि बिल्डर रहेगा तो हमको लगता है कि उससे मैं एग्रीमेंट कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, नहीं होता है तो मैं कोर्ट कचहरी में लेके जाऊँगा। वो मुझे मुझे थर्ड पार्टी के ऊपर गारंटी है, बट हमारे लोगों के ऊपर हमें गारंटी नहीं है। हमारा मैनेजिंग कमिटी के ऊपर उनको विश्वास नहीं है। और तीसरा आता है कि मैनेजिंग कमिटी बोलते हैं मैं ज़िम्मेदारी क्यों लूँ? जो घर उनको मिलने वाला है 600 फुट का वही घर मुझे मिलने वाला है। उनको 30% एक्स्ट्रा मिलेगा, मुझे भी 30% मिलेगा। यदि सेल्फ डेवलपमेंट करते हो सकता है 60% एक्स्ट्रा मिलेगा, 100% एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा लेकिन उसको भी उतना ही मिलेगा, मुझे उतना ही मिलेगा। मैं क्यों मेहनत करूँ? तो वो एक माइंडसेट है। तीसरा लोग जो है ना इतने लेगेसी से आते हैं, एक-दूसरे के ऊपर जजमेंट बनाए। ए, वो मिस्टर ऐसा-वैसा है, ये ऐसा है, ये कमिटी वाला पैसा खाता है, वो करता है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, रजिस्ट्रार के उधर, इधर-उधर, लोग कंटाल जाते हैं। कई लोग खाली नहीं करते। अभी खाली नहीं करते, कंसेंट नहीं देता, 100% कंसेंट नहीं देता, लोन नहीं मिलता है। 100% कंसेंट नहीं मिलता है, तो हमको कोर्ट में जाके उसको निकालना है। ये कोर्ट कचहरी कौन करेगा? सो देयर आर 2-3 things are important. One, there's nobody who can take the responsibility. दूसरा, we cannot make anybody accountable. और तीसरा, हमें तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। चौथा, एकमत होता नहीं है। हर आदमी क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, हर आदमी अपना-अपना हिसाब से सोचता है। कई रिटायर्ड लोग हैं, बोलते हैं हम पैसे किधर से लाएँगे? 2 करोड़ में मान लो एक को 2-2 ला 3-3 लाख रुपए डाला है, तो बोलते हैं मैं किधर से लाऊँ? मैं तो पेंशन से जी आता है या मेरे पास जो 10 लाख रुपया है वो इंटरेस्ट से मैं खा रही हूँ। मैं किधर से दूँ? क्योंकि जैसा घर बिल्डिंग अ, जूना होता है मतलब ओल्ड होता है, वैसे लोग भी ओल्ड हुए ना, बिल्डिंग के साथ वो भी ओल्ड हुए, उनका भी कैपेसिटी नहीं है। सो दे ऑलवेज़ वांट समबडी एल्स टू डू। इसका सेल्फ डेवलपमेंट जो है 10-15 या ज़्यादा से ज़्यादा 25 एक मुंबई में होंगे
बाकी का रीडेवलपमेंट 10,000 के ऊपर हो चुका है मुंबई में, और हो रहा है, और भी 10,000 15,000 बिल्डिंग है जिसका रीडेवलपमेंट होने वाला है। तो रीडेवलपमेंट इज टेकिंग शेप एंड पीपल बिलीव ऑन मोर ऑन ए बिल्डर, तो वो अपने को गारंटी दे सकते हैं, उसका फाइनेंशियल है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। सर, डू यू थिंक एरियाज लाइक मालवनी, सायन, मानकुड, जितने भी स्लम्स है, उनका रीडेवलपमेंट इन फ्यूचर पॉसिबल है? नहीं नहीं, देखो रीडेवलपमेंट तो सबका पॉसिबल है। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा था सर कि जैसे आप ये सब स्लम्स में जाओगे तो G+4 बनाया हुआ है लोगों ने, तो उनका एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि मुझे अगर 300-500 का एरिया मिलेगा तो मेरे वो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे बड़ा चाहिए। तो वो क्या पॉसिबल है ऐसा मिलना? नहीं देखो, महात्मा गांधी ने भी बोला है, इस दुनिया में नीड के लिए सब कुछ है, इतना रिसोर्स है, वट एवर इज रिक्वायर्ड बाई यू, बट ग्रीड के लिए नहीं है ना। आपको मालवानी में 125 जो भी आपको बिल्डिंग बनाने के लिए 300 400 20/30 ऐसा जो प्लॉट दिया है, आपको क्या दिया था? उतना एफएसआई ग्राउंड फ्लोर का बनाओ, और ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट फ्लोर बनाओ, ग्राउंड प्लस पर। आपने तो ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड भी बना दिया, और वो लेके गया। अभी आप ऑलरेडी जहां आपको 300 फुट का घर वापरना था, आपने उधर 1200 बना दिया। अभी रीडेवलपमेंट जाते तो 1200 किधर, आपको 600 800 भी मिलेगा, एंड वो भी बिल्डिंग में मिलेगा। ये तो बंगलो जैसा आप अपना खुद का बना रहे हो। तो यदि वो बनेगा, कब बनेगा मालूम है? जब बिल्डिंग पूरा डिलैपिडेटेड है और गवर्नमेंट आके उसको बुलडोज में निकाल देते हैं कि ये बिल्डिंग डिलैपिडेटेड है, सब कुछ है। अभी नहीं होगा। और नहीं तो नेचर है, नेचर भी काम बहुत करता है, नेचर भी निर्णय लेता है। सिस्टम इज सो स्ट्रांग, आई ऑलवेज से, आप कुछ निर्णय नहीं लेते तो सिस्टम निर्णय लेगी। तो उधर जब बिल्डिंग डिलैपिडेटेड होते जाएगा तो उनको निर्णय लेना ही पड़ेगा। तो आज नहीं होगा, 10 साल में नहीं होगा, 20 साल में नहीं, 25 साल में नहीं होगा, कभी ना कभी तो बिल्डिंग डिलैपिडेटेड होगा ना सर, तभी उसको करना पड़ेगा और होगा। सर, ये जो स्लम्स और चौल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये आज नहीं तो कल एक दिन रीडेवलपमेंट इसका होगा। तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स है जो एक घर मालक को प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो घर पे मैं रह रहा हूँ पिछले 10-15 सालों से, ये मेरा ही घर है करके? नहीं, खास स्लम में ना आपको 2 प्रूफ वो माँगते हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी आपका नाम से होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक सप्लाई जो भी कंपनी है, वो एक रेगुलेटर के माध्यम से होता है, इसके लिए गवर्नमेंट बॉडी जैसा ही है। तो उसका कनेक्शन कब से मिला, वो एक इलेक्ट्रिक मीटर होता है। दूसरा, आज फोटो पास करके पहला करते थे, फोटो पास है, नहीं तो आपको ये इलेक्शन कार्ड, इलेक्शन में भी कब से आप है वो इलेक्शन में आपको मिल जाता है, फोटो पास है। अभी रेशन कार्ड वगैरह मानते नहीं, तो ये प्रूफ आपको होना चाहिए, फोटो पास या इलेक्शन कार्ड, और नहीं तो आपका इलेक्ट्रिक बिल। तो ये तरह का है। दूसरा है, यदि मान लो आपने बोला चाल है, जहाँ बाड़े में आप रहते हो, टेनेंटेड बिल्डिंग है, तो बाड़ा पावती, उसके बाद अगेन सेम इलेक्ट्रिक बिल, और आपका इलेक्शन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, ये सब आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तभी आपको इतने ही काफ़ी चीज़ सँभाल के रखना चाहिए। सर, इतना ही काफ़ी है, लेकिन इतना भी डॉक्यूमेंट लोगों के पास में नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक बिल यदि आप नया इलेक्ट्रिक बिल लेगा तो नहीं चलेगा, आपको ओल्ड दिखाना पड़ेगा। 2011 के पहले का जितने भी लोग हैं स्लम में, उनको मिल जाता है, और जिनका रूम 1995 के पहले चौल में, उनको मिल जाता है घर। तो इसके लिए वो तो उतना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप बोलेंगे हम कुछ नहीं, घर हम रह रहे हैं, इलीगली रह रहे हैं, और गवर्नमेंट ने अपने को सुविधा देना चाहिए, वैसा तो नहीं होगा ना। आप कई बार क्या करते हैं लोग, चोरी से भी इलेक्ट्रिक ही ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर ही नहीं लेते। फिर आपको कैसा होगा? आप घर बनाते हो, आप वोटर लिस्ट में भी नहीं है, क्योंकि आपका वोटर लिस्ट में बहुत सारे जगह में आपने ये भाड़े में दिया होगा, दूसरा तीसरे को, तो नहीं चलेगा। तो है, थोड़ा-सा चैलेंजेस है। सर, बहुत सारी बिल्डिंग मुंबई में अभी तोड़ी जा रही है, ये बोल के कि इल्लीगल है। अभी मेरा एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिस पे 1.5 मिलियन के ऊपर व्यूज़ है। उसमें कम से कम 300-400 कमेंट है। सबका कमेंट मैंने खुद पढ़ा हुआ है। तो मोस्टली कमेंट ऐसा है कि अगर बिल्डिंग इल्लीगल थी, तो उसमें वाटर कनेक्शन, गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, सीवेज का लाइन, ये सब गवर्नमेंट ने डाला ही क्यों? जब गवर्नमेंट को पहले से पता था तो। तो उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे प्लीज़? देखिए, घर देना, घर एक तो आप मानते हो रहने का अधिकार सबको है, ये फंडामेंटल राइट है। दुनिया में आपने जन्म लिया, तो हमारा संविधान भी बोलता है कि इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। जब आपको रहने का फंडामेंटल राइट है, आपको रहने का घर भी होना चाहिए।
ये घर दिलाने का जिम्मेदारी किसका है? लोगों को ये फंडामेंटल राइट में ये देने का जिम्मेदारी स्टेट का है। इट इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग, इट इज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। अभी स्टेट मान लो आपको घर नहीं देता है, आपने जो इलीगल घर बनाया, स्लम हो या चॉल हो या जिसको हम बोलते हैं लोड बेयरिंग हो, जो भी बना बिना प्लान का, बिना एने का, तो किसका हिम्मत होता है ऐसे घर तोड़ने का? क्यों नहीं तोड़ने का? क्योंकि तोड़ेगा तो उसको घर दिलाना है, घर किधर से देगा? तोड़ते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट रहेगा क्या? क्योंकि अल्टीमेटली वी आर इन द पॉलिटिकल सिस्टम। वोट बैंक पॉलिटिक्स भी एक बड़ा पॉलिटिक्स है। तो ये जो घर बनता है, मैं आपको बताने को जाएगा तो बहुत ये एक अलग स्टोरी है। ये मैं तो ये इसको स्लम डेवलपमेंट को स्कैम ही बोलता हूँ, बराबर ना? क्यों स्कैम है? क्योंकि बिल्डिंग कौन बनाता है गवर्नमेंट लैंड में? एक कॉन्ट्रैक्टर। वो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर, उसके पास ना प्लान है ना कुछ है। कॉन्ट्रैक्टर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जो जिसको हम बोलते हैं आशीर्वाद से, सम्मति से, अपना बीएमसी का जो अधिकारी है उनका सम्मति से, बराबर ना? तो उनके ऊपर ही बनाते हैं। बना के जो स्लम में रहते हैं उनको तो फुक्कड़ का घर नहीं है वो तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कॉन्ट्रैक्टर को देके घर लिया हुआ है। तो वो हमको लगता है कि वो फुक्कड़ में रहे, लेकिन ये जो पैसा कमा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर जो अनस्क्रूपुलस काम करते हैं, तो उनको मालूम है सिस्टम को कैसा कॉम्प्रोमाइज़ करने का। ऐसे लोगों ने घर बना के दिया हुआ है। तो उन लोग ही गवर्नमेंट का वोट बैंक के हिसाब से वो उनको लाइट भी देते, फिर लाइट देने के बाद आपको पानी का कनेक्शन भी देते, ताकि नहीं देता है तो वोट बैंक होगा नहीं। तो इस तरह का वोट बैंक पॉलिटिक्स में ये सब चलता है। और उनको ये बताया जाता है कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि आपको घर मिलेगा। और सबको मालूम है स्लम का, देखिए 1995 का शुरुआत था फ्री हाउसिंग, फिर वो 2000 में आ गया, फिर अभी 2011 तक आपको फ्री घर मिल रहा है ना सर। तो ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स है। दूसरा, अभी मैं आपको बताऊं, लोग बता रहे बराबर है, कई टूटता है। क्यों टूटता है? क्योंकि बहुत उधर एक्टिविस्ट रहते हैं, बहुत कुछ चीज होती है, तो कोर्ट कचहरी में जब मैटर जाता है, कोर्ट बोलता है कि इलीगल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बराबर। क्योंकि फिर कायदा कानून का क्या मतलब है? जो पकड़ा गया वो चोर, जो पकड़ा गया वो चोर। अब पकड़ते कौन? बाकी कोई नहीं पकड़ता है, कोर्ट पकड़ता है कि वेदर देयर वाज ए प्लान, देयर वाज नो प्लान, दिस दैट। फिर कोर्ट बोलते हैं उसको तोड़ डालो। आपको मैं उदाहरण बताऊं, फेमस स्टोरी है कैंपा कोला बिल्डिंग। कैंपा कोला बिल्डिंग अप टू 5th फ्लोर तक ही सीसी था। बाकी का 20 एक माला एडिशनल बनाया है, 25 माला टावर या 30 माला का टावर, सबका सब बिना सीसी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, पूरा इलीगल। तो ये किसने किया, क्या किया कंप्लेंट मालूम है आपको? वही बिल्डिंग में 5वां माले तक का नीचे रहने वाले आजू बाजू वाले हैं। जब उनको मालूम पड़ा, उन्होंने कोर्ट कचहरी में गए, पानी का कनेक्शन नहीं मिला। पानी का कनेक्शन नहीं मिला तो कोर्ट में गए। कोर्ट ने बोला पानी कनेक्शन क्यों नहीं दिया? बीएमसी बोला कि ये बिल्डिंग इलीगल है। तो इलीगल कनेक्शन तो था, लीगल कनेक्शन नहीं दिया, उधर दिया इधर दिया, हमको क्यों नहीं दिया? तो कोर्ट ने बोला कि ये बिल्डिंग इलीगल है तो आप कैसा पानी का कनेक्शन मांगते हो? वो भी मेरे पास आ रहे हो, बिल्डिंग तोड़ डालो। सुप्रीम कोर्ट तक गया तो टूट गया। लेकिन लोगों ने क्या किया? सहमति लिया, मतलब जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, सिंपैथी लिया, सिंपैथी। प्रेस में आया। तो फिर कोर्ट ने उसको स्टे दिया, बोला कि इसको रेगुलराइज करो। कहने का तात्पर्य है कि अभी 17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, बहुत अच्छा निर्णय दिया। क्या दिया है? कि इसके बाद जो बिल्डिंग के बिना ओसी, ना पानी का कनेक्शन, ना इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ना सीवरेज कनेक्शन देना चाहिए। दूसरा, इन्होंने बोला कि बिना ओसी यदि कोई रहने को जाता है या कोई अथॉरिटी अलाउ करते हैं, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो इलीगल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा 17 दिसंबर 2024 को आया। सर मुंबई में मोर देन 50% ऑफ द बिल्डिंग्स में या फिर उससे ज्यादा ओसी नहीं है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है सर। बराबर। तो गवर्नमेंट उसमें क्या रोल प्ले करता है सर? लाइक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मीन्स कि आप जाके रह सकते हो बिल्डिंग में, और जो बिल्डिंग का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो उसका कैसा हो सकता है सर? नहीं, क्या है, मैंने जैसा बताऊं कि ओसी ला के देने का जिम्मेदारी बिल्डर का है। लेकिन बिल्डर नहीं ला के देता है, और बहुत सारा कारण है। एक तो एफएसआई वायलेशन होता है,
या उन्होंने जो प्लान पास हुआ है उससे ज़्यादा बनाया है, या उन्होंने बहुत सारा आईओडी का कंडीशन 50-60 कंडीशन होता है, रोड हैंड ओवर करो, गार्डन बनाओ, ये करो, वो करो, तो वो करते नहीं। तो इसके लिए ओसी मिलता नहीं। कई बार प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते हो, तो ओसी नहीं मिलता है, और इधर लोगों ने पैसा दिया है, घर चाहिए, तो फिट आउट के नाम से घर ले लेते हैं और रहते हैं। और रहने के बाद उनको पानी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक का तो मिल ही जाता है, क्योंकि जैसे आपका बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, आप बिल्डिंग कंप्लीशन करके आप दे देते हो किसको, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को, इलेक्ट्रिक मीटर लगा देते हैं, क्योंकि वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड ही इलेक्ट्रिक मीटर लगता है। लेकिन अभी पानी के लिए वो आप रहने को आते हो, टैंकर का शुरुआत लेते हो, फिर आप लोकल आमदार को पकड़ते हो या एमपी को पकड़ते हो, कॉर्पोरेटर को पकड़ते हो, वो आप सिंपैथी ग्राउंड में, ह्यूमैनिटी ग्राउंड में आपको पानी का कनेक्शन मिलता है। इस तरह से लोग रहने को जाते, इससे बिना ओसी का भी लोग रहते। और गवर्नमेंट का कानून है कि बिना ओसी आप रहने को आते हो तो पर डे 5000 तक का पेनल्टी टिल यू ऑक्यूपाई दी ओसी बिल्डिंग, वो आप कर सकते हो। जहाँ कंप्लेंट जाता है उधर वो एक नोटिस इश्यू करते हैं, और नोटिस इश्यू करके ये बोलते हैं कि बिना ओसी आपने ऑक्यूपाई किया है। वो अन्नाडी कोर्ट में लेके जाते हैं, उधर 5000 रुपये फाइन लगाते हैं, और फाइन भर के उसके बाद वो बेल में आ जाते हैं, और फिर भी वो ऑक्यूपाई करते हैं। बार बार जाके वही चीज के लिए कंप्लेंट नहीं होता, नहीं तो हर दिन नया केस करो, फिर 5000 भरो, नया केस करो, 5000 भरो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इस तरह से लोग रह रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जैसा कि है, घर बनाना और लोगों को रहने का सुविधा करना, ये जिम्मेदारी स्टेट का है। लेकिन जब स्टेट ये नहीं कर पाती है, तो लोग अपने-अपने हिसाब से कई इलीगल कंस्ट्रक्शन बना के भी रहते हैं। तो उनको रहने को देते हैं, पानी, इलेक्ट्रिक सब देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो नागरिक है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उधर करना पड़ता है। मैं आपको एक बताऊँ, कैंपा कोला का जब सोसाइटी का मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था, उधर पूछा गया बीएमसी को, मुंबई में ऐसे कितने बिल्डिंग है कि जो बिना ओसी है या बिना कमेंसमेंट है, इलीगल है, जो लोग रह रहे। तो बीएमसी ने एफिडेविट दिया, क्या दिया मालूम है? 50,000 बिल्डिंग मुंबई में, सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट दिया है। और रिकॉर्डेड है, टाइम्स ऑफ इंडिया में वगैरह रिपोर्टेड है। तो कहने का तात्पर्य ये कि है बिल्डिंग, ये हकीकत है। लेकिन ओसी लेना इतना ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि बिना ओसी है तो इट इज इलीगल ऑक्यूपेशन, आपको लोन नहीं मिलेगा, सेल करने को तकलीफ होगा, बहुत कुछ है। अभी हाल ही एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, आप चाहे तो उसके बारे में और जानकारी मैं दूंगा। उसने बोला कि 17 दिसंबर 2024 के बाद जो भी बिल्डिंग बिना ओसी कोई ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है, कोई ऑक्यूपेशन नहीं देना चाहिए। और ये सब चीज वो 17 दिसंबर 2024 का जजमेंट में, हालांकि वो एक यूपी का रिलेवेंट मैटर था, लेकिन उसके ऊपर डिस्कस करके वो लाया है। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भी संज्ञान ले रही है, मतलब डिस्कशन कर रही है। सर वो जो 12 पॉइंटर्स है उसमें से कुछ एक पॉइंट आप हाईलाइट कर पाओगे? देखिए, 17 दिसंबर 2024 का जजमेंट है, वो राजेंद्र कुमार वर्सेस यूपी आवाज एंड परिषद का है। जो क्या हुआ था, एक आदमी ने प्लॉट खरीदा था यूपी गवर्नमेंट से, तो उनको दिया, तो वो रेसिडेंशियल के लिए, बट उन्होंने कॉमर्शियल बनाया। कॉमर्शियल में 10 साल के बाद, मतलब वो कॉमर्शियल बनाया, तो अथॉरिटी ने तो नोटिस इशू किया, खाली करो, ये करो, वो करो। लेकिन वो कोर्ट में जाके स्टे लेके आया, और उसके बाद दूसरा आदमी ने उसको खरीदा। उसको मालूम था ये इलीगल है, फिर भी उसने खरीदा। खरीद के स्टैम्प दोबारा रजिस्ट्रेशन किया, फिर ये एज ए सक्सेसर इन टाइटल ये लड़ते गए। मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में आया, तो बोला कि इसको तोड़ डालो, क्योंकि एक बार आपको रेसिडेंशियल दिया, आपने कॉमर्शियल बनाया, और परचेज करते हैं आपको सब मालूम था, तो आपने फिर भी खरीदा, मतलब जानबूझ के आप तोड़ना चाहते हो, मतलब कायदा कानून को तोड़ना चाहते हो, तो आपको तोड़ डालो। बाहर भी अवेयर ऐसा वैसा करके बता के कोई तोड़ दिया। अभी ये तो सिंपल था, मैटर था बिटवीन द यूपी गवर्नमेंट एंड दैट राजेंद्र कुमार, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 12 पॉइंटर दे दिया, ताकि जरूरी नहीं था। पहला उन्होंने ये बताया कि जो भी अप्रूव्ड प्लान है, हालांकि इसके पहले भी 2-3 बार दिया है, अभी वापस उन्होंने बोला कि जो अप्रूव्ड प्लान है उस बिल्डिंग का साइट में डालना चाहिए। ओके, साइट के बाहर ऐसा लगा। साइट के बारे में बहुत बड़ा होना चाहिए। अच्छा, दूसरा उन्होंने बोला साइट में डालना चाहिए, तो ठीक है, ये तो बिल्डर का काम है, बिल्डर का दायित्व है।
दूसरा अप्रूव्ड प्लान साइट में डाला कि नहीं डाला, वो देखने का काम उस अथॉरिटी का है जिन्होंने प्लान पास किया है। तो रेगुलरली उन्होंने इंस्पेक्शन करना है। फिर तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला, ये तो देखा तो ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए कि इंस्पेक्शन किया। तीसरा उन्होंने बोला कि जो भी आप ओसी के लिए एप्लीकेशन आता है, तो जिस कंडीशन से आपने अप्रूवल किया, क्या पूरा का पूरा कंडीशन उन्होंने फुलफिल किया कि नहीं किया, कोई वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ देखो। यदि कोई वायलेशन हुआ है, वो उनको ठीक करने को बोलो, ठीक करने के बाद ही आपको ओसी देना है, उसके पहले ओसी नहीं देना। और चौथा उन्होंने बोला कि आपको ओसी देना है, तो कोई भी चीज करना है 90 दिन के अंदर करो। ऐसा नहीं कि आप लंबा करते रहोगे, वो नहीं होगा। उसके बाद जब ओसी जब तक नहीं मिलता है, तब तक आप उसमें ना पानी का कनेक्शन, ना सीवरेज कनेक्शन, ना इलेक्ट्रिक कनेक्शन दोगे, मतलब नथिंग शुड बी गिवन। तो इतना स्ट्रिक्ट रूल्स किया। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो भी इसके ऊपर लोन नहीं देगा जब तक ओसी डॉक्यूमेंट नहीं देखते हैं, और बिना ओसी का कोई ऑक्यूपाई भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा उन्होंने बोला कि जब प्लान पास आप करोगे, डेवलपर से एक अंडरटेकिंग लोगे। क्या अंडरटेकिंग लोगे? बिना ओसी लेते हुए मैं किसी को ताबा नहीं दूंगा। ये पूरा का पूरा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और लास्ट में इन्होंने ये बताया, वो महत्वपूर्ण है, यदि इसका कोई वायलेशन कोई करेगा, इट विल बी ट्रीटेड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और कहने का मतलब ये कि स्ट्रिक्ट रूल्स इंप्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और इसको हर हाई कोर्ट में रजिस्ट्री में सर्कुलेट किया, हर कोर्ट में सर्कुलेट किया। इसके आने वाला दिनों में यदि कोई इसके बाद कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है, बिना ओसी ऑक्यूपाई करता है, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर ये लेगा, और इस जजमेंट को कोर्ट करके आप हाई कोर्ट में जाएंगे, सिटी सिविल कोर्ट में जाएंगे, शायद कार्रवाई इमीडिएटली होगा। और इस जजमेंट को देके आप बीएमसी में भी कंप्लेन करते हो, अभी तो बहुत तकलीफ होगा। ये जजमेंट कोर्ट करके बीएमसी में जाते हैं, तो बीएमसी ऑफिसर का नौकरी जा सकता है। डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की बात की है, उसमें बोला कि यदि कोई इसमें पकड़ा जाता है, गलत काम करता है, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी किया जाए। डिपार्टमेंट शुड इनिशिएट द एक्शन। ये पूरा गाइडलाइन 12 आइटम का गाइडलाइन उन्होंने दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, एंड इट्स द लॉ ऑफ द लैंड। तो जो बिल्डिंग में ओसी नहीं है सर, तो क्या उसको हम इलीगल बोल सकते हैं? नहीं, वो इलीगल नहीं हो सकता। देखो, चीज है, एक बिल्डिंग कमेंसमेंट लेके आपका एफएसआई के अंदर टीडीआर लेके आपने बनाया है, कमेंसमेंट लेके, वो तो बिल्डिंग लीगल है, ऑक्यूपेशन इलीगल है, बिल्डिंग इलीगल नहीं। बिल्डिंग इलीगल कब होता है? जब ना आपका प्लान है, ना आपका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, ना कुछ है, ना एनए है, कुछ है, प्रीमियम भरा है, ऐसे आपने ठोक दिया बिल्डिंग और लोगों को रहने को दिया, तो वो इलीगल है, नॉट अप्रूव्ड। ऑक्यूपाई करना वो गलत बात है। इलीगल ऑक्यूपेशन है। ओके। ओके, अभी सर ये जैसे वीडियो अपन ये बना रहे हैं, वीडियो पॉडकास्ट बना रहे हैं, और कुछ सोसाइटीज के इसमें ओसी नहीं है, तो यदि उनको ओसी अप्लाई करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है सर? क्या वो खुद से बहुत अप्लाई कर बहुत सकता बहुत है? नहीं नहीं, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। बहुत सारा बिल्डिंग में ओसी लेना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। इसके लिए 2012-13 में बीएमसी ने एक प्रावधान किया था, लगभग 15-20 आइटम उन्होंने किया था, किस कारण से ओसी नहीं मिलता है। सीवरेज बराबर नहीं है, पानी का कनेक्शन बराबर नहीं है, या रोड हैंडओवर नहीं किया, एडिशनल एफएसआई यूज किया, उसको पेनल्टी भर के रेगुलराइज करने के लिए आया था, लेकिन लोगों ने उसका फायदा उठाया नहीं। अभी गवर्नमेंट के पास हमारा हमेशा एक रिक्वेस्ट रहा कि आप और एक एमनेस्टी स्कीम लाओ। तो उन्होंने अभी माडा बिल्डिंग के लिए एमनेस्टी स्कीम लाया। कुछ कंसेशन दिया, 10 अप्रैल 2025 तक वो एमनेस्टी स्कीम चालू है। दिसंबर से चालू हुआ है। अभी माडा बिल्डिंग के लिए एमनेस्टी स्कीम चालू है, और उसको इंटरेस्ट, पेनल्टी सब माफ है। तो अभी यदि आपको अभी अदर देन माडा बिल्डिंग यदि आपको ओसी चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा? पहला कन्विंस लेना पड़ेगा, आपको मालिक बनना पड़ेगा। मालिक बनने के बाद बिना ओसी कन्विंस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जीआरबी है, 22 जून 2018 का जीआरबी है। तो आपको बिना, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी, विदाउट ओसी यू कैन गेट द कन्विंस। एक बार डीम्ड कन्विंस लिया, प्रॉपर्टी कार्ड में आपका नाम आया, आप मालिक है। आप फिर प्लान पुटअप करो एक आर्किटेक्ट को लेके, बिल्डिंग रेगुलराइजेशन करने के लिए, ओसी लाने के लिए, तो आप ओसी ला सकते हैं। बिना मालक आप नहीं ला सकते। नहीं तो आपको सोसाइटी का जो सोसाइटी है, वो बिल्डर को बोलना पड़ेगा, कंज्यूमर कोर्ट में, सिटी सिविल कोर्ट में, या रेरा में। अभी रेरा का रजिस्टर प्रोजेक्ट, तो रेरा में जाके उनके ऊपर मुकदमा करना पड़ेगा, और उनके ऊपर डायरेक्शन लाना पड़ेगा, तभी ओसी आ सकता है। अगर आपको लाना है तो आपको कन्विंस लेना पड़ेगा। सर व्हाट विल यू सजेस्ट टू अ न्यू होम बायर, अगर बिल्डिंग में ओसी नहीं है,
तो क्या उसे वहां पे घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखो सर, हर आदमी घर है ना मुंबई में मजबूरी से लेता है। मजबूरी का मतलब क्या है कि उसका बजट, उसका लोकेशन, उसका नीड सब कुछ उसमें शामिल है। तो इसके लिए यदि सिर्फ ओसी नहीं है, इसके लिए आप नहीं लेना चाहिए, वो तो मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन आपका बजट के अंदर आता है, आपका लोकेशन के अंदर बैठता है, आपका स साइज़ में आता है वो, मतलब बजट का मतलब आपको 1 बेडरूम चाहिए तो वो आ गया। आपका बिल्डिंग जहाँ आपका डैडी-मम्मी रहते हैं उधर चाहिए, या आपका बच्चे का स्कूल के बाजू में चाहिए, आपका सब एनवायर तो उधर सिर्फ ओसी नहीं है। इसलिए आप उसको रिजेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्डिंग लीगल है। मगर यदि आप जो है नया बिल्डिंग ले रहे हो और आपको वो सब उसी के बिना लेना सही नहीं है, वो मैं एडवाइस नहीं करूँगा। इट इज़ नॉट राइट। यू हैव टू गो फॉर द लीगल बिल्डिंग। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, तो क्या होगा? तभी तो ओसी मिलता नहीं है। आप अंडर कंस्ट्रक्शन लिया, आज रेरा का कायदा लागू है। यदि ओसी नहीं होते भी आप ऑक्यूपाई करते भी है, मतलब मजबूरी से आप ऑक्यूपाई, फिर भी रेरा में जाके उनके खिलाफ आप मुकदमा कर सकते हैं और उसके थ्रू आप ओसी मंगा सकते हैं। तो इस तरह का बिना ओसी लेना लीगली आई एम नॉट एडवाइजिंग। सर, एक डेवलपर जब एक प्रोजेक्ट चालू करता है, अगर आप छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी देखो, सिंगल बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट भी देखो, तो उसका टोटल वैल्यूएशन अगर निकालोगे तो लगभग 100 करोड़ का हो जाता है। अभी एक डेवलपर इतना मोटा अमाउंट अगर इन्वेस्ट करता है, और लास्ट में अगर वो बिल्डिंग को ओसी नहीं आती, तो उसमें डेवलपर का तो गलती नहीं रहेगा ना सर। इतना बड़ा अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना ही रहता था, तो वो स्टार्टिंग में ही नहीं करता था। लेकिन इतना सब प्रोसेस करने के बाद, बिल्डिंग बनाने के बाद में आज अगर जाके उसको ओसी नहीं आ रही, तो किधर ना किधर कुछ तो भी फॉल्ट है ना सर। नहीं, नहीं, देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ, बिल्डर ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, लोगों का पैसा इकट्ठा किया, सब कुछ किया। बट उन्होंने कुछ गलतियाँ किया होगा। यदि गलतियाँ नहीं है, तो ओसी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं। उन्होंने गलतियाँ क्या किया होगा? कुछ मेंबर को अंडर कंस्ट्रक्शन दिया होगा, मतलब बिफोर ओसी जिसको बोलते हैं फिट आउट। उन्होंने अपना गैलरी कवर कर लिया या डक्ट एरिया कवर कर लिया। तो ऐसा छोटा-मोटा गलती कर लेते हैं, दीवार तोड़ देते हैं, बाथरूम बदल देते हैं, तो ऐसा कुछ होता है। दूसरा आईओडी में 50-60 कंडीशन रहता है। 50-60 कंडीशन अभी मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कुछ जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको ये दिया है कि गार्डन हैंडओवर करो, आपको बोला कि रोड सेटबैक हैंडओवर करो, आप कंपाउंड बनाओ, आप सीवरेज इस तरह से बनाओ, आप इस इंजीनियर का सर्टिफिकेट लो, उस इंजीनियर का सर्टिफिकेट लो, बिल्डिंग कंप्लीशन आर्किटेक्ट से लो। आर्किटेक्ट को मालूम है मैं बिल्डिंग कंप्लीशन कैसा दूँ? क्योंकि इनको 9 माले का परमिशन था, इसने 10 माला ठोक दिया। तो ये सब जब चीज़ आती है, वो रिज़ाइन कर देता है, नया आर्किटेक्ट तैयार नहीं होता है। तो बहुत कुछ टेक्निकल वजह से, तो बिल्डर 100 करोड़ डालने के बाद भी वो नहीं कर पाता। तो तभी वो इश्यूज़ आता है। अदरवाइज़ ये बिल्डर का एथिक्स होना चाहिए, मॉरलिटी होना चाहिए कि मैं लोगों से पैसा लिया हूँ, तो मुझे कोई गलत काम करना नहीं चाहिए और मेरे को रेरा मेरे ऊपर नज़र रख रही है और कस्टमर ने पैसा दिया, उसको सही ढंग का काम देना चाहिए। तब उसने कोई इल्लीगल नहीं करते तो उसे मिल जाएगा। हाँ, कुछ डेवलपर का बोलना है, मैंने भी सुना है, कुछ मैनेजमेंट के लिए अथॉरिटीज़ जो है, कुछ स्पीड मनी माँगते हैं, ये माँगते हैं, वो माँगते हैं या करप्ट प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, जानबूझ के जो नहीं चाहिए वो सब उठाते हैं। तब कई लोग कोर्ट कचहरी में जाके उनके ऊपर डायरेक्शन भी लेके आते हैं। मैं एक उदाहरण बताऊँ आपको, आपको आश्चर्य लगेगा। कल्पतरु एकत्वा एकता बिल्डर, कल्पतरु और ओबेरॉय मुझे लगता है। ऐसे बहुत सारा बिल्डर माडा में एचडीएल के साथ प्रोजेक्ट किया था गोरेगाँव में, माडा का प्रोजेक्ट था। बिल्डिंग बना के कम से कम 5-6 साल हो गया। ओसी नहीं दे रहे, कौन? माडा, क्योंकि प्लानिंग अथॉरिटी माडा है। क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि जिन्होंने ये परमिशन दिया था, जिसको इन्होंने परमिशन दिया था, वो था एचडीएल। एचडीएल ने फ्रॉड किया। बिना घर पत्रा चाल वाले को पत्रा घर नहीं बनाते हुए, तो ये सब एफएसआई ये तीनों कल्पतरु ओबेरॉय या एकता डेवलपर को बेचा। उन्होंने तो 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का फ्लैट बनाया लाविश, सेल भी हो गया, 100% सेल, बिल्डिंग भी खड़ा है, ओसी नहीं है, बिना ओसी लोग जाने को तैयार नहीं है। तो बाद में ये लोग कोर्ट में गए, बोले हमारा क्या गलती है? तो फिर माड़ा को पूछा, बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है।
क्योंकि इन्होंने बिना वो पहला बिल्डर ने इनको किया और इसके ऊपर पेनल्टी लेना है, ये करना है, वो करना है। बोला कि जो भी लेना है आप ले लेकिन कस्टमर ने तो पैसा भरा है, घर बनाया है और ऐसे ही आप रह रहे हो। मतलब ओसी न देते हुए इनको तकलीफ दे रहे हो, आप ओसी इश्यू करो। और आपका जो इंटरनल कैलकुलेशन है, पेनल्टी कैलकुलेट करना है बाद में करो और रिकवरी कैसे करना है वो आप देखो, बट इनको घर दो। तो ओसी दिलाने का मजबूरी किया तो उनको ओसी मिल गया। अभी ये 2 साल का पहले की बात है। नहीं तो 5-6 साल बिल्डिंग बन के ऐसे ही खड़ा था। तो ऐसा भी है, कई बार कोर्ट में जाना पड़ता है, बिल्डर को वो स्टेप लेना पड़ता है, क्या करेंगे? सर ओसी के बारे में अभी सब जानते हैं, ओसी मतलब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। बट बीसीसी एक ऐसा चीज है जो बहुत लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अभी जैसे मैं घाटकोपर ईस्ट में मेरा ऑफिस है, तो मुझे घाटकोपर ईस्ट का पता है कि लगभग एक ही डेवलपर है, एक अंतरिक्ष करके डेवलपर है, बहुत नोन डेवलपर है, उनका बिल्डिंग है अंतरिक्ष एवलॉन करके। उनके बिल्डिंग में बीसीसी ओसी भी है और बीसीसी सर्टिफिकेट भी है। तो बहुत सारे डेवलपर बीसीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई ही नहीं करते, तो क्या वो जरूरी है या फिर अपने गुडविल के लिए अप्लाई करना पड़ता है? नहीं, 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 देखिए क्या होता है, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट होने के बाद आपको कुछ छोटा-मोटा डिपॉज़िट रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, वो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रहता है और ये बिल्डिंग कंपनी सर्टिफिकेट लेने के लिए वो डिपॉज़िट रिफंड के लिए वो सब करना पड़ता है। यदि बिल्डिंग कंप्लीशन लेने के लिए आपको 10 लाख खर्चा आता है और आपको रिफंड मिलने वाला 2-3 लाख रुपया, तो लोग जाते नहीं हैं। और आज के तारीख में डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन 2034 के हिसाब से आपको बिल्डिंग कंप्लीशन ज़रूरी नहीं, आप ओसी लेके आइए दैट इज़ इनफ, दैट इज़ द फाइनल, बीसीसी ज़रूरी नहीं। पहला था 1991 कायदे में ओसी भी था, बीसीसी भी था। अभी 2034 का जो कायदा आया 2018 से, आपको बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं। आप ओसी लेके दैट इज़ अ फाइनल डॉक्यूमेंट। बट बहुत सारे ब्रांड डेवलपर्स बीसीसी सर्टिफिकेट भी ले। लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, आर्किटेक्ट बोलता है कि वो सब हुआ है, अभी बिल्डिंग कंप्लीशन हुआ है, आप वो सबमिट करके वो एक्नॉलेजमेंट ले लेते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं। ओके। सर क्या कोई डेवलपर या अथॉरिटी किसी को जबरदस्ती घर खाली करा सकता है? जैसे चौल में हो गया, स्लम में हो गया या फिर म्हाड़ा में हो गया कि रीडेवलपमेंट के लिए मान नहीं रहा है, तो क्या उसको जबरदस्ती खाली कराया जा सकता है? देखो क्या है, रीडेवलपमेंट तो ज़रूरी है, क्योंकि बिल्डिंग डिलैपिडेटेड है और बिल्डिंग 30 साल, 40 साल हो गया, तो जनरल बॉडी ने निर्णय लिया है, हमने रीडेवलपमेंट करना है। तो कुछ ठराविक 2-3 लोग जो है, 10 लोग हैं, वो खाली नहीं करते, कंसेंट नहीं देते, तो फिर क्या करेंगे? तो कोर्ट में जाएँगे। तो कोर्ट का बहुत सारा जजमेंट है कि एक बार आप सोसाइटी का मेंबर हो, तो आप जो सोसाइटी ने जनरल बॉडी में निर्णय लिया, उसको आपको बाइंडिंग है। आप नहीं करते हो तो आपको घर खाली करना है, नहीं तो कोर्ट रिसीवर अपॉइंट करके वो खाली किया जाता है। ये है अपना कोऑपरेटिव का लॉ के हिसाब से। फिर आप एसआरए में जाओ, एसआरए में भी एक बार स्लम स्कीम डेवलप होता है, 51% कंसेंट चाहिए, डेमोक्रेसी है। मोर देन 51% का कंसेंट है, 49% एग्री नहीं करते एक डेवलपर से, तो उधर भी डिमोलिशन स्क्वाड है और अथॉरिटी के पास मिलके वो कर सकते हैं। वैसे ही माडा में सेक्शन 95 ए करके एक कलम है माडा एक्ट में। यदि आपको रीडेवलपमेंट का निर्णय लिया, 51% के ऊपर कंसेंट है, बाकी लोग नहीं एग्री करते हैं। आप माडा में एप्लीकेशन डालो, इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, अंडर सेक्शन 95 उनको पावर डेलीगेट किया है, वो बुलाएगा, करेगा, क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं ये बिल्डर पसंद नहीं, ये नहीं है। सब लोगों को पसंद है, आपको पसंद नहीं, आप घर खाली करो, इनको बाड़ा-गीड़ा दे देंगे, घर खाली करो बोलेंगे। नहीं खाली करते हैं तो पुलिस प्रोटेक्शन से ऑर्डर इश्यू करके वो उनको एक्ट करते हैं। तो minority does not have a say in the majority decision. That is in which democracy is functioning. ऐसा है सर। तो बहुत सारा जजमेंट है और एक तो जजमेंट ऐसा है कि 5 लाख रुपए पेनल्टी भी लगाया, जो आदमी घर खाली नहीं कर रहा था और इसके लिए कोर्ट में जाना पड़ा। बोला कि ये डिसग्रेंटल है, ये डिफ़ॉल्टर है, उसको 5 लाख रुपए पेनल्टी लगाओ। तो पेनल्टी भी लगाया कोर्ट में। तो इस तरह से है। तो लॉ प्रिवेल्स ऑन मेजॉरिटी बेसिस। सर अभी कस्टमर क्वेरी के बारे में बात करते हैं। अभी बहुत सारे कस्टमर्स लोगों ने मुझे डीएम किया है, कमेंट सेक्शन में लिखा है। अभी उनकी कुछ एक क्वेरीज है जो मैं आपको बताऊंगा, आप उनका रिजोल्यूशन अगर दे पाओ तो बहुत अच्छा होगा। एक कस्टमर ने लिखा है कि मैंने थाने में एक प्रॉपर्टी में फ्लैट लिया था। 6 फ्लैट लिए थे उन्होंने, पूरा ग्रुप ऑफ फैमिली था, तो सबने मिलके 6 फ्लैट लिए और 6 फ्लैट के सामने 6 पार्किंग थी उनकी। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट में उन्होंने चेक किया तो 6 पार्किंग लिखा नहीं था। तो उसने सेल्स वाले को फोन किया, क्लाइंट ने। सेल्स वाले ने बोला कि एग्रीमेंट में लिखने का जरूरत नहीं है, मैं आपको ईमेल पे कंफर्मेशन दे देता हूँ कि आपके 6 फ्लैट के सामने 6 पार्किंग आपका है करके। अभी जब मैंने
परसों के दिन पोजेशन लेने गया तो डेवलपर बोलता है आपका पार्किंग एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, तो मैं आपको पार्किंग नहीं दूंगा, आपको पार्किंग का अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, इसका मतलब क्या हुआ है, आपका जो एग्रीमेंट है, जो जिस हिसाब से आपने फ्लैट खरीदा था, उधर आपके साथ अन्याय हुआ है, या आपको उन्होंने क्या किया, धोखा देने का प्रयास किया है, या अलग से पैसा लेने के लिए एक्सटॉर्शन बोलते हैं, वो करने का कोशिश की है। तो इसका मतलब जब आपके साथ अन्याय होता है तो आपको कोर्ट कचहरी में ही जाना पड़ेगा। तो पहला, आज यदि रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, तो आप रेरा में जा सकते हो। रेरा में जाते ही रेरा इसके ऊपर सुनेगी, आप पूरा ईमेल कन्फर्मेशन वगैरह है, तो इस हिसाब से आपको पार्किंग अलॉट करने के लिए डायरेक्शन देगी। ये पहली बात हो सकती है। नहीं है कि ये भी हो सकता है पार्किंग ही अवेलेबल नहीं है, उसने दूसरे को तीसरे को बेचा होगा बाय द टाइम यू गो टू रेरा। तो फिर आपको कॉम्पेंसेशन, जो एक 2 लाख का फ्लैट है, 2 करोड़ का फ्लैट है मान लो, उसमें 20 लाख रुपए पार्किंग का है। वो उधर कितने लोगों से कितना पार्किंग का कीमत है, क्या है मालूम पड़ेगा। वो हिसाब से रेरा ऑर्डर भी दे सकते हैं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, कि आपको इतना कॉम्पेंसेशन देने के लिए भी बोल सकता है। ये 2 चीज़ हो सकती है यदि रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। यदि रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, सिटी सिविल कोर्ट में जा सकते हो। तो उस हिसाब से भी कार्रवाई हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कन्फर्म किया है। उधर ये नहीं बोला कि आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो इसका आपको बिना पैसा देते हुए आप इसको कर लेना चाहिए। और आगे आपका पार्किंग जो भी ऑफ कोर्स वो उतना जल्दी अलाउ नहीं करेंगे, तो आप गाड़ी पार्किंग, क्योंकि आप मेंबर हो, गाड़ी पार्किंग करने के लिए जाना चाहिए। तब वो आपको रोकेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ एग्रीमेंट नहीं, पैसा नहीं दिया, ये नहीं। तो आपको इमीडिएटली पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। आप सब 100 दबा सकते हैं और आप ईमेल दिखा सकते हैं। जो जो भी मैटर है वो कोर्ट कचहरी में देखेगा, हमको 6 पार्किंग देना चाहिए था, 6 कार पार्किंग खुला है, मैं उधर पार्किंग करूँगा। तो यदि कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर हाई कोर्ट का या सिटी सिविल कोर्ट का या कोई कोर्ट का नहीं है, तो पुलिस भी बोलेगा कि ये आपका निजी मामला है, आपके पास राइटिंग में है, आप रखो, वॉचमैन या जो भी सिक्योरिटी है उनको बता देंगे। तो इस तरह का बहुत कुछ, एक क्रिमिनल केस भी हो सकता है। रेरा में भी जाके कंप्लेंट कर सकते हैं या कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते ओके। हैं। लेकिन कार्रवाई करना पड़ेगा। सर, एक होम बायर ने लिखा है कि मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की, डेवलपर ने मेरे को ड्राफ्ट एग्रीमेंट भेजा नहीं, उसने बोला एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप देख लेना। लेकिन जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचा तो मैंने देखा कि वो 55 पेजेस का एग्रीमेंट था। अभी 55 पेजेस का एग्रीमेंट और मुझे 15 से 20 मिनट दिया गया, तो 15-20 मिनट में वो 55 पेजेस में पूरा नहीं पढ़ पाया। तो क्या सर ये सही बात है कि इंसान को एटलीस्ट एक टाइम मिलना चाहिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ताकि वो एग्रीमेंट पूरा पढ़ पाए, किसी लॉयर को दिखा पाए? तो क्या आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो सर? नहीं, देखिए, अभी रेरा ने तो क्लियर कट किया है कि रेरा रजिस्टर्ड यदि प्रोजेक्ट है, तो रेरा में ड्राफ्ट एग्रीमेंट तो रहता ही है। आप वो तो कभी भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज़ ड्राफ्ट डेवलपमेंट लेटर, ड्राफ्ट कन्वेंस डीड, ड्राफ्ट एग्रीमेंट फॉर सेल, वो तो मिलता ही है आपको। फिर भी ऐसा माहौल होता है तो आपको प्रेशर में नहीं आना है, आपको तो घर लेना है। घर में आपको लगता है कि कोई क्लॉज़ेज़ आपको पढ़ना है, टाइम चाहिए, आप उसका ज़ेरॉक्स निकाल के आप बोल सकते हैं मैं कल आऊँगा रजिस्ट्रेशन, परसों आऊँगा। ये क्या है कि कई बार जो डेवलपर्स है, कुछ गलत चीज़ एग्रीमेंट में डालते हैं। आपको वो रोकना है तो आपको वो हिसाब से बोलना चाहिए, मैं आज रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा, क्योंकि बिल्डर तो आता नहीं है, उसका एजेंट आते हैं। बिल्डर का ऑलरेडी साइन होता है, एग्रीमेंट तो है ही है। आप बाजू में जाके ज़ेरॉक्स लेके सकते हैं। और वो ज़ेरॉक्स नहीं देता है तो बोलने का, जब तक मेरे को ज़ेरॉक्स नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट मैं पढ़ूँगा नहीं, तो नहीं करूँगा। आप अपना फुट डाउन कर सकते हो। ऐसा कोई थोड़ी बंदूक रख के आपको ज़बरदस्ती करता है। तीसरा, यदि आपने कोई कारण से किया भी है, आपको कोई डरने की बात नहीं। क्यों मालूम है? महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट है, जो आपको प्रोटेक्शन देती है। उसी तरह से रेरा कायदा है। तो यदि आपका कोई भी क्लॉज़ अगेंस्ट द लॉ है, तो वो तो बाइंडिंग नहीं है, वो नल एंड वॉइड है। बिकॉज़ कॉन्ट्री टू द लॉ इज़ नॉट बाइंडिंग एग्रीमेंट। तो मैं आपको 1-2 उदाहरण बोलता हूँ। कोई बिल्डर लोगों ने क्या किया है, रेरा एग्रीमेंट या उसका पहले का एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज़ डाल दिया। कोई भी डिस्प्यूट है तो आप आर्बिट्रेट में जाओ। आप ना कंज्यूमर कोर्ट में, ना सिटी सिविल कोर्ट में, ना इधर-उधर आर्बिट्रेट अपॉइंट करना है, मतलब बहुत खर्चा है की बात है। इंडिविजुअल फ्लैट वाला किधर आर्बिट्रेट अपॉइंट करेगा? तो हाई कोर्ट ने अभी निर्णय दिया कि ऐसा आर्बिट्रेशन क्लॉज़ नल एंड वॉइड है, तो आप इधर जा सकते हो। किधर जा सकते हो? आप रेरा में जा सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। उसी तरह से एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था कि मैं अलग बिल्डिंग बनाऊँगा, ये बनाऊँगा, वो बनाऊँगा, एफएसआई करूँगा।
तो बोला कि ये सब कॉल्ड ऐसे ब्लैंकेट कंसेंट, जिसका इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कितना बनाऊंगा, कैसा बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, तो ये ऐसे जो क्लॉज है दैट इज कॉल्ड ब्लैंकेट कंसेंट, साइंड ऑन द डॉटेड लाइन, तो दे आर नॉट बाइंडिंग क्लॉजेस। तो इसका आपको कोई डरने की बात नहीं है। यदि आपको कोई वो क्लॉज की वजह से आपको कोई नुकसान होता है, आप रेरा में जाके उस क्लॉज को खारिज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक कस्टमर ने लिखा है कि मैंने एक फ्लैट बुकिंग किया था टाउनशिप प्रोजेक्ट में। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुकिंग वो 2010 की बात है, 2010 में मैंने एक फ्लैट बुकिंग किया था। मुझे सेल्स वाले ने बताया था इसमें सब एमिनिटीज़ है, स्विमिंग पूल, जिम और बाकी 50 प्लस एमिनिटीज़ है। मुझे वो फ्लैट का पोजेसन मिला और 2010 में मेरा शादी हो गया था। तो मुझे वो फ्लैट का पोजेसन मिला 2015 में। और 2015 में जब मुझे मेरे फ्लैट का पोजेसन मिला तो मुझे मेरा सन हुआ, उसका नाम है सोनू, हम लोग उसको प्यार से सोनू बोलते हैं। आज 2025 है सर, 2025 में भी वो एमिनिटीज अभी तक रेडी नहीं है। अभी मेरे बच्चे की खेलने की उम्र जा चुकी है, तो अब मैं इसमें क्या करूं? नहीं, सही है। देखो, जब आपको एक एग्रीमेंट में बताया गया और आपका ब्रोशर में बताया गया, और ये 2015 का मतलब 2017 का पहले का मैटर है, तो इसमें रेरा आएगा नहीं, बिकॉज़ प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीट प्रायर टू दैट। तो आपको कंज्यूमर कोर्ट में ये मैटर लेके जा सकते हैं। हालाँकि उधर भी 2 साल के अंदर आपको कार्रवाई करना पड़ता है। आप कंडोनेशन ऑफ डिले लेके कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, इवन सोसाइटी जा सकती है। अल्टीमेटली आपको कानूनी कार्रवाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, कई लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उसका रेपुटेशन खराब करने का करते हैं, लेकिन वो उतना रिज़ल्ट नहीं देता है। आपको अपना निजी ये देखना है। मान लो आपने 2015 में पोज़ीशन लिया, आपको मालूम था नहीं है, आपका बच्चा भी बॉर्न हो गया समझो 2016 में, आप बच्चा 10 साल बड़ा होने तक क्यों रुके? अभी क्यों जागे आप? उसी टाइम में आपको जाना चाहिए था कोर्ट में। तो 3-4 साल, 4-5 साल में आपको निर्णय आता था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम कोई कार्रवाई नहीं करते। हम जो कायदा कानून जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उनके ऊपर भरोसा नहीं रखते और बोलते हैं कि वकील ऐसा करेगा, वैसा करेगा, खर्चा होगा। भाई आपका अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा ना, बिना लड़ते हुए कुछ नहीं मिलता है। बच्चा दूध भी नहीं देता है बिना रोते हुए। तो आपको ये सब करना पड़ेगा। कोई अथॉरिटी को सपना नहीं गिरता है आपके साथ आपका बिल्डर ने अन्याय किया है। अथॉरिटी के सामने आपको लाना पड़ेगा, करना होगा, उसके ऊपर मेहनत करेगा तो आपको फल मिलता है। आज बिल्डर लोग क्यों थोड़ा-सा मजबूत हो रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं? क्योंकि कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है, कोई कोर्ट कचहरी का देखते नहीं। बहुत अन्याय होने के बाद रोते हैं, तो इसके लिए रेरा वगैरह आया है अभी। फिर भी लोग रेरा में भी नहीं जाते, कंप्लेंट नहीं करते, कंप्लेंट करने का नाही. शहाणानी कोर्टाच्या पायरी नाही चढायचं असं मराठीमध्ये म्हणतायत. ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना. कोर्ट कचहरी किसके लिए है? आपके लिए तो है ना, आपका अधिकार के लिए है ना, आप अधिकार का वापर करना चाहिए, वही मैं बोलूँगा। सर एक बायर ने लिखा है, मैंने एक फ्लैट लिया था साउथ मुंबई में, जो मुझे 3 बीएचके 1000 कारपेट एरिया 6 करोड़ का पड़ा। जब मैंने फ्लैट लिया था तब मुझे ये बताया गया था कि मेरे सामने सी फेसिंग है करके, और सी फेसिंग बोल के मुझे ये फ्लैट बेचा गया था। आज जाके मेरे बिल्डिंग के सामने एक दूसरा बिल्डिंग बन गया है, सी फेसिंग का व्यू पूरा ब्लॉक हो गया है। मेरा 6 करोड़ का फ्लैट 5 करोड़ में भी नहीं बिक रहा है। तो अब मैं क्या करूँ? नहीं देखो, जिस दिन आपने फ्लैट खरीदा था उस टाइम में तो सी वीविंग था ही, वो तो मना नहीं कर सकते। अभी आपको भी मालूम नहीं था, बिल्डर को भी मालूम नहीं था, वो सामने दूसरा एक प्लॉट है, उधर बिल्डिंग बनेगा। वो तो बिल्डिंग प्लॉट दूसरे का था, उन्होंने प्लान अप्रूवल वगैरह करके लिया है। अभी आपको सफ़र करना पड़ेगा, इट इज़ मोर लाइक एन एक्सीडेंट, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन शायद आपका बिल्डर को भी नहीं था, आपको भी नहीं था। यदि आपको वो एक्सपेक्टेशन होता तो शायद आप वो खरीदते नहीं थे। लेकिन आपने खरीद लिया, ये समझ के कि वो प्लॉट ओपन है। आपको जब फेसिंग है, तो आपको रिज़र्व गार्डन-गिर्डन सब होता तो ठीक था। ये प्लॉट ओपन था शायद, ये छोटा बिल्डिंग था, अभी रीडेवलपमेंट किया होगा। तो कमिंग टू द पॉइंट, आई डोंट थिंक यू हैव एनी रेमेडी हियर। आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। सर एक बायर ने लिखा है, मैंने एक प्रोजेक्ट में बुकिंग किया था। बुकिंग करते समय डेवलपर ने बताया कि बिल्डिंग 20 माले का है, तो मैंने 19 माले पे ले लिया और उसको मैंने पूरा पेमेंट कर दिया था एट द टाइम ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन। मैंने पूरा पेमेंट इसीलिए किया क्योंकि मुझे प्राइस में डिस्काउंट मिल रहा था। 2.5 करोड़ का चीज़ मेरे को 2 करोड़ में मिल गया। फिर कुछ टाइम बाद जाके मुझे पता चला कि डेवलपर के पास में सीसी खाली 10 माले तक का ही है। तो अभी इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? डेवलपर को बोला एग्रीमेंट कर दो, तो डेवलपर बोलता है मैं एग्रीमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सीसी 10 माले तक का ही है, और पैसा वापस मांग रहा था, वो पैसा भी वापस नहीं दे रहा। और आपको रेरा में कंप्लेंट करना है, क्योंकि जो फ्लैट नहीं है,
और आपका उसने पैसा लिया है तो आपको विद रिफंड विद इंटरेस्ट आपको रिफंड करना है। दूसरा आपको ये आपके साथ गद्दारी किया है, फ्रॉड किया है, मैं तो यही बोलूँगा, आपको फँसा है, तो आप 420 मतलब जो क्रिमिनल केस है, वो पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। पुलिस एफआईआर नहीं लेता है, तो आप सिविल प्रोसीजर कोर्ट से वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। आपको एफआईआर करवाना पड़ेगा और रेरा में भी जाना पड़ेगा। 2 अलग-अलग रेमेडी है, दोनों साइमल्टेनियसली आप कर सकते हो। कोई बिंदास करिए ताकि एक बार एफआईआर हो जाता है, तो बिल्डर आपको पैसा रिफंड करेगा क्योंकि उसका वीज़ा में इधर-उधर सब बहुत तकलीफ पड़ता है। सर एक बायर ने लिखा है कि मैंने एक प्रोजेक्ट में घर खरीदा जहाँ पे मैंने 20% दिया है और 80% का मेरा लोन है। अभी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रेडी है लेकिन वो बिल्डिंग स्टक हो गया है, उसका काम आगे नहीं बढ़ रहा है पिछले 3 सालों से। लेकिन मेरा बैंक का ईएमआई चालू है। अभी मैं रेंट भी दे रहा हूँ और साइड बाय साइड मेरा ईएमआई भी दे रहा हूँ। और इस केस में अभी मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे को तो डिप्रेशन हो गया है करके। नहीं, नहीं, आपको डिप्रेशन नहीं होना है। देखो, ऐसा कोई चीज़ लाइफ में होता है, तो आपको लीगल ऑप्शंस क्या है देखना है। लीगल ऑप्शन में क्या है, तो आप अभी रेरा रजिस्टर्ड है, तो रेरा में जा सकते हो। नहीं है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। आप पुलिस में जाके भी कार्रवाई करने के लिए बोल सकते हो, लेकिन ये तो सिविल मैटर है। इसके लिए आप सिटी सिविल में भी जा सकते हो, यदि रेरा में नहीं है तो। यदि रेरा रजिस्टर्ड है, तो आप रेरा में या कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। आपको कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा, अपना अधिकार लेने के लिए। आप डिप्रेशन में जाएँगे, ब्रूडिंग करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको फिर ज़रूरी है तो वो डिप्रेशन में जाने से अच्छा आप बिल्डर का ऑफिस में जाके बैठ जाओ, उधर मोर्चा लेके जाओ, आप लोगों को इकट्ठा करो। तो ये सब आपको करना पड़ेगा सर। तो मुझे ये पॉइंट से और एक पूछना है सर, कोई बिल्डिंग का काम अगर रुक जाता है और उसके ऊपर बैंक का फाइनेंस है, होम लोन है, तो बैंक वाले को ईएमआई फिर भी अपने को देना पड़ता है सर? नहीं क्या है, एक तो आप ईएमआई नहीं भरते हो, क्योंकि कर्जा आपको दिया है। हालाँकि एज़ ए एडिशनल सिक्योरिटी कोलैटरल करके उन्होंने फ्लैट लिया है ना? आप ईएमआई नहीं भरते हो, क्योंकि फ्लैट लेने का निर्णय आपका था। वो वो फाइनेंसर का नहीं था, बैंक का नहीं था। आपको उस निर्णय को सपोर्ट करने के लिए आपका सिबिल, आपका इनकम, आपका सब देख के दिया है। आज मान लो आपने उसको पेमेंट नहीं करते हो, तो बैंक क्या करेगी? आपका सिबिल तो खराब हो जाएगा, अगला आपको कभी भी आपको लोन नहीं मिलेगा। एक आपका क्रेडिट वर्दीनेस खत्म हो जाएगा। दूसरा, आपका घर जो है वो अटैच करेगी, तो थ्रोअवे प्राइस में वो बेचेगी। क्योंकि आपने घर लिया होगा मान लो 1 करोड़ के लिए और आपने 80 लाख रुपए लोन लिया है, बराबर? आज 10 साल के बाद या 5 साल के बाद, 6 साल के बाद उसका फ्लैट का कीमत 15 डेढ़ करोड़ हुआ होगा, 50 लाख उधर भी बढ़ाया होगा ना। तो आप बेचते हो, पेमेंट नहीं करते हो, सरफेसी में आते हैं, ताबा लेके दूसरे को शायद 80-90 लाख में भी बेच देंगे, क्योंकि वो लॉस कट करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि आपको ईएमआई भरना चाहिए, करना चाहिए। यदि आपको ईएमआई नहीं भरना है, आप रेरा में जाइए, रेरा से एक ऑर्डर लीजिए, बैंकर को पार्टी बनाइए कि मुझे ईएमआई भरने के लिए आप राहत दो। और ऐसे जजमेंट भी हुआ है कि बैंकर को बोला कि ईएमआई जब तक बिल्डिंग खत्म नहीं होता है, तब तक आप ईएमआई नहीं लेना है और उनको सिबिल में भी रिकॉर्ड में खराब नहीं करना चाहिए। ऐसा ऑर्डर भी मिलता है। आपको इस तरह से कार्रवाई करना पड़ेगा। सर एक डेवलपर का भी क्वेरी है। डेवलपर ने लिखा है कि मैंने एक सोसाइटी में रीडेवलपमेंट के लिए मैंने अप्रोच किया था। उनके पास में डीन कन्वेंस नहीं था। तो पहले तो उन्होंने मेरे को ऑफर लेटर दिया। मैंने डीन कन्वेंस पे खर्चा किया, 18-20 लाख रुपए मेरा खर्चा हो गया। आज जाके सोसाइटी बोलती है कि मुझे आप लोग के साथ में कंटिन्यू नहीं करना है। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा तो ऑलरेडी 20 लाख रुपए खर्चा हो गया। देखिए, यदि खर्चा हुआ है तो आप इमीडिएटली आर्बिट्रेशन क्लॉज़ या सिटी सिविल में जाके आप के क कार्रवाई करिए। आप कार्रवाई तो करेंगे नहीं, आप ऐसे ही बैठेंगे तो नहीं होगा। आप डालिए नोटिस, लीगल नोटिस इश्यू करिए, सिटी सिविल में जाके उसका रिकवरी के लिए केस डाल दीजिए। आपका डीए तो रजिस्टर्ड नहीं हुआ ना अभी तक, नहीं, ऑफर लेटर है खाली। ऑफर लेटर है। तो इसके लिए आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट कचहरी का ही मामला है। तो एज़ अ डेवलपर वो भी ये सारा चीज़ें। जा सकता है ना, देखो वो नागरिक है, उन्होंने खर्चा किया है, उनको कुछ भाड़ा दिया होगा, कुछ सेल्स के लिए भी खर्चा किया होगा, तो वो सब आप सिटी सिविल में जाके करना पड़ेगा। नहीं तो चुपचाप बैठेंगे तो आपका डीए नहीं है, तो इसके ऊपर आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर आंसर्स सर। सर अभी लास्ट में कुछ एक 5-10 मिनट सर, जैसे आप एक वाइस चेयरमैन हो गृह हारमोनी के, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में अगर आप बता पाओ सर। देखो रीडेवलपमेंट आज की तारीख में मुंबई में और महाराष्ट्र में बहुत प्रगति से चल रहा है।
मुंबई में एवरी सेकंड बिल्डिंग या थर्ड बिल्डिंग, हम्म है ना, 1/3 और 50% ऑफ मुंबई इज इन रीडेवलपमेंट। आपको मैं उदाहरण बताऊं, स्लम, 50% लोग स्लम में रह रहे हैं, वो सब रीडेवलपमेंट जा रहे हैं। साउथ मुंबई में 14 से 15,000 बिल्डिंग है, जो सेस बिल्डिंग है वो रीडेवलपमेंट वगैरह है। उसके बाद बहुत सारा प्राइवेट सोसाइटीज है, 5-6 हजार, वो भी 1995 का पहले क्या है, वो भी रीडेवलपमेंट में जा रहा है। आप सबब में आ जाओ, इधर से बांद्रा से लेके आप चलो जाओ बोरील तक, इधर मुलुंड वगैरह ईस्टर्न सबब में, कुर्ला से लेके मुलुंड, या आप मानकोर वगैरह जाते हो चंबूर, उधर भी 50% जो है, लगभग 20,000 सोसाइटी जो है रीडेवलपमेंट चल रहा है। तो रीडेवलपमेंट क्यों चल रहा है? क्योंकि आज 30 इयर्स का ओल्ड बिल्डिंग है, 1991 का डीसीपीआर में हुआ है। उस टाइम में एक एफएसआई था, आज एफएसआई आपको 3.5-4 मिलता है। तो आपको एडिशनल स्पेस मिलता है, कम्युनिटीज मिलता है। आज का जनरेशन जो अभी हम बात कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जिन्होंने फ्लैट लिया था उसका सेकंड या थर्ड जनरेशन आ रहा है, उनको आज एम्यूनिटीज चाहिए, लिफ्ट चाहिए। हम भी बूढ़े हो गए, लिफ्ट चाहिए। तो ये इसके लिए रीडेवलपमेंट तो हो ही रहा है। बट रीडेवलपमेंट क्या ट्रांसपेरेंटली हो रहा है? क्या उधर ट्रांसपेरेंसी है? द आंसर इज नो। इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 जनवरी 2009 को एक जीआर निकाला कि रीडेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए, प्रक्रिया क्या होना चाहिए। हाईकोर्ट ने बोला कि दिस इज नॉट मैंडेटरी। फिर 4 जुलाई 2019 को और उसको बढ़ोतरी किया, और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बोले कि हर सोसाइटी जो रीडेवलपमेंट जाते हैं उनको एक वेबसाइट बनाना है, पूरा पोर्टल में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बट कोई भी सोसाइटी वेबसाइट बनाते नहीं है, भले जीआर होने के बावजूद। उसमें जीआर में लिखा है कि आपको पीएमसी अपॉइंट करना है तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड पीएमसी होना चाहिए। लोगों को मालूम नहीं कौन गवर्नमेंट अप्रूव्ड पीएमसी है। कोई भी टॉम एंड डिक्री आता है, बोलता है कि मैं पीएमसी हूँ, लोग मानते हैं और उसको पीएमसी करके अपॉइंट करते हैं। तो ये सब दिक्कतें देखने के बाद रीडेवलपमेंट करते टाइम ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या नहीं है? प्रोसेस का ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और कामकाज के बारे में किसी को क्या मालूम नहीं है। तो हमने बोला ट्रांसपेरेंसी लाना है तो एक रीडेवलपमेंट का जो स्टेक होल्डर है उनको एकजुट करेंगे। अभी स्टेक होल्डर कौन है? एक तो हाउसिंग सोसाइटी, मतलब महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, हमारा एसोसिएशन, जहाँ तक 60,000 हाउसिंग सोसाइटी है। दूसरा हाउसिंग फेडरेशन, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है, उनको लिया। उसके बाद तीसरा आता है मुंबई ग्राहक पंचायत, ग्राहकों का हित रक्षण करने वाले, वो एक रजिस्टर्ड बॉडी है, जो रेरा में भी उनको लिया है। तो ये हो गया। तीसरा आता है एस्टेट एजेंट। एस्टेट एजेंट का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि रीडेवलपमेंट जाता है तो आपको नया घर दिलाना है, वो तो है ही है। किसको? नया घर मतलब भाड़े का घर दिलाना है, एक तो हो गया। दूसरा, आप जो है ऐसे एस्टेट एजेंट कई बार कौन सा सोसाइटी को रीडेवलपमेंट करना है, कौन सा सोसाइटी को रीडेवलपमेंट में इच्छा है, कौन बिल्डर चाहिए, उनका एक मैरिज फिक्स करना या जो नेगोशिएशन करना, वो भी आप करते हो। तीसरा, नया फ्लैट बनता है, उसको भी सेल करने के लिए एस्टेट एजेंट चाहिए। तो इस तरह 3 काम एस्टेट एजेंट का है। तो नाहर जैसा हमने एसोसिएशन को उसका बॉडी बनाया, उनको लिया। फिर आता है प्रैक्टिसिंग इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर्स, क्योंकि वो प्लान बनाते हैं, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, उनका एसोसिएशन। फिर हमने आया डेवलपर्स, नेरेडको है, क्रेडाई है, क्रेडाई महाराष्ट्र है, क्रेडाई पूना है, ऐसे सब लोगों को हमने इकट्ठा किया। और इकट्ठा करके हमने क्या किया? गृह हार्मनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर फेडरेशन एक बनाया। ये सेक्शन 8 कंपनी है, जिसके अंदर हमने बोला कि एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट भी है, जो अच्छे सब स्टेक होल्डर उसको पसंद भी करेंगे, और एक अथॉरिटी है। तो हमने गौतम चटर्जी, जो आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर है, जो महारेरा का अध्यक्ष थे, फाउंडर चेयरमैन थे, उसके बाद वो हाउसिंग सेक्रेटरी भी रह चुके हैं डिपार्टमेंट में, फिर माडा का अध्यक्ष थे, मतलब वाइस प्रेसिडेंट थे माडा का, सीईओ माडा थे, फिर एसआरए का थे, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर थे। मतलब हाउसिंग के बारे में इतना उनके पास जानकारी है। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर, रीडेवलपमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम एक स्टेक होल्डर का फेडरेशन बनाते, क्योंकि जो गवर्नमेंट काम करना चाहिए हम एज ए स्टेक होल्डर काम करते हैं। जैसे मैंने डीम्ड कन्वेंस का कैसा किया, वैसे ही मैंने सब लोगों को इकट्ठा किया। हमने 2 साल इसके ऊपर काम किया, हर एसोसिएशन जाके मिले, बताया, किया, ऐसा ऐसा करना है। गौतम चटर्जी साहब मानते नहीं थे। आखिर में 6 महीने पहले उन्होंने राजी हुआ, क्योंकि हर डेवलप एसोसिएशन ने बोला कि नहीं ये चाहिए सर, गौतम चटर्जी साहब आप अध्यक्ष लेते हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। इस तरह से हमने एक सेक्शन 8 कंपनी बनाया। उसका माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? उसका माध्यम से हम पहले एक पोर्टल तैयार कर, उस पोर्टल में ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है।
ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेट होना चाहिए। ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रीडेवलपमेंट। गवर्नमेंट का जीआर क्या है, डीसीपीआर क्या है, वो क्या है, ये क्या है, पूरा का पूरा एजुकेशन अवेयरनेस करेंगे। पूरा सिस्टम प्रोसेस बताएंगे। जीआर अपलोड करेंगे। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपलोड करेंगे। ये एक हो गया इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेशन। दूसरा आता है सोसाइटी को रीडेवलपमेंट करना है तो पीएमसी लगता है, आर्किटेक्ट लगता है, इंजीनियर लगता है, एडवोकेट लगता है। ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है वो सही है कि नहीं है, ट्रस्टेड चाहिए, वेरीफाइड चाहिए। तो एक आधा एडवोकेट है तो वो उसका सनद देखा जाएगा, एक आधा आर्किटेक्ट है तो उसका काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर मेंबरशिप दिया जाएगा, इंजीनियर है तो उसका जो भी रियल एस्टेट का काम किया है वो देखा जाएगा। तो ये पूरी की इंफॉर्मेशन वेरीफाई करके उनको हम एक पोर्टल में डायरेक्टरी बनाएँगे सर्विस प्रोवाइडर का। उसी तरह से डेवलपर उसका अनुभव क्या है, क्या नहीं है, कितना बिल्डिंग बना है, पूरा का पूरा कौन-सा एरिया में करना है, कितना बैंडविड्थ है, उसका फाइनेंशियल क्या है, ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन हम पोर्टल में डालेंगे। बराबर है? ये इन्फॉर्मेशन फिर हाउसिंग सोसाइटी उनको हम डेवलपर को सिर्फ ₹10,000 ले रहे हैं साल का। साल का 10,000 कुछ नहीं है, एक नॉमिनल अमाउंट है। आज डेवलपर एक रिसर्च डॉक्यूमेंट लेने के लिए 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख देते एनुअल सब्सक्रिप्शन। हम तो ₹10,000 माँग रहे हैं, जिसमें उसको सोसाइटी का रीडेवलपमेंट का काम मिल सकता है। उसका प्रोफाइल अपलोड होता है, पब्लिक को मालूम पड़ता है। दूसरा आर्किटेक्ट, इंजीनियर जो सर्विस प्रोवाइडर है, अलग 14 कैटेगरी हमने बनाया, उसको ₹5,000 साल का। तो इस तरह से उनसे पैसा लेता है ताकि ये टेक्नोलॉजी पार्टनर को पेमेंट करना, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम आएगा। दूसरा हाउसिंग सोसाइटी जो है या जो प्रपोज सोसाइटी जिसको स्लम में या उनको हम मुफ्त में फ्री ऑफ चार्ज हम पोर्टल में एंट्री देते हैं। देने के बाद वो पूरा का पूरा आर्किटेक्ट, इंजीनियर सब देख सकते हैं, कर सकते हैं, फिर वो उसको चूज़ कर सकते हैं। ई-टेंडरिंग हो सकता है। फिर इनके अंदर कोई डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट मिटाने के लिए हम आर्बिट्रेटर का एक पैनल तैयार किया है। वो आर्बिट्रेटर के थ्रू कुछ नॉमिनल फीस भर के आर्बिट्रेटर को तो पैनल में अपना डिस्प्यूट भी मिटा सकते हैं। और प्रोजेक्ट में देखो 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक ट्रांसपेरेंसी जो हम लाने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब वेरिफाइड इन्फॉर्मेशन। थर्ड है टाइमली कंप्लीशन, प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीशन भी होना चाहिए। टाइमली कंप्लीशन होना है तो उसको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइमलाइन होना चाहिए। हम एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन एक मान लो 2000 स्क्वायर मीटर का पहले का छोटा प्लॉट है, उसका 3 साल में कंप्लीट हो सकता है। 3 साल में हर 3-3 महीने में उनको डेवलपर को क्या-क्या करना पड़ता है। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम बना के उस हिसाब से एक अलर्ट हम देते जाएँगे। यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया और सोसाइटी उसके पास पूछ सकते हैं और उनका अलर्ट जा सकते हैं। टाइमली कंप्लीशन की मॉनिटरिंग का भी एक टूल इस माध्यम से हम देने वाले हैं। फिर थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग की भी आप करना है, तो ये पोर्टल के थ्रू थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग विद एडिशनल चार्जेस। ई-टेंडरिंग करना है तो ई-टेंडरिंग भी ये पोर्टल के थ्रू हो सकता है। इस तरह से हम एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस है। गौतम त्रिड़ी साहब का लगभग 40 साल का अनुभव, मेरा 34 साल का अनुभव रियल एस्टेट का। फिर हरदरी साहब करके है जो माडा में चीफ इंजीनियर थे, मारेरा में वो टेक्निकल ऑफिसर थे। वो उनका भी 40 साल का अनुभव और फिर एक वाणी साहब करके वसंत वाणी वो एसआरएम में माडा में थे, उनका भी 30-35 साल का अनुभव। ये सब लोगों ने मिलके एक फाइनेंस कंसल्टेंट श्रेयस प्रभु करके अपॉइंट किया, एक 2 लीगल कंसल्टेंट अपॉइंट किया। ये टीम बना के कोर टीम बना के हमने इसको लॉन्च किया है। और आपको चाहिए तो आप www.grsf.in आप जाइए, आप वेबसाइट देखिए। एज़ ए सोसाइटी आप अगले 15-20 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन का काउंटर भी ओपन हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन भी कर पाएँगे। फिर आपको सर्विस प्रोवाइडर का भी लिस्ट मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा एक उपक्रम हमने लाया है, तो लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो सिस्टम का लैकिंग था क्योंकि रीडेवलपमेंट रेरा में नहीं आता है। रेरा इसका प्रोटेक्शन नहीं देता है। हमको लगा कि एज़ ए स्टेक होल्डर हमको किसके ऊपर काम करना है। तो इसमें सब अच्छे-अच्छे लोगों को हमने डायरेक्टर बनाया, जैसे कि क्रेडाई का जो प्रेसिडेंट है या नेरेडको का प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, फिर आपका बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, पीएटा का प्रेसिडेंट है। ऐसे लोग जो एसोसिएशन, ये स्टेक होल्डर एसोसिएशन का फेडरेशन। तो इस तरह का एक अच्छा उपक्रम है। मैं आपको हर एक नागरिक को बोलूँगा, आप इसका फ़ायदा उठाइए और बेनिफिट लीजिए। मतलब जितनी भी सोसाइटी मेंबर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको रीडेवलपमेंट में जाना है एनीवेयर फ्रॉम महाराष्ट्र, तो वो ये पोर्टल पे लॉगिन करके अपने सोसाइटी को रजिस्टर करा सकते हैं एंड अपने एरिया में जो भी बेस्ट डेवलपर है उससे वन टू वन कन्वर्सेशन कर सकते हैं। और हमने एक हेल्प डेस्क भी रखा है, मतलब जिसको हम बोलते हैं गाइडेंस सेल। आप मुफ़्त में गाइडेंस सेल ले सकते हो।
और आपको आपका एरिया में किधर भी रीडेवलपमेंट को प्रोग्राम करना है, फेडरेशन है, 15-20 सोसाइटी 20 सोसाइटी आते हैं, हम लोग आके उधर मार्गदर्शन भी करेंगे, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेंगे, फुकट लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जिस समाज से हमने अभी तक कमाया है, जैसे कि गौतम चटर्जी साहब ने भी बहुत कुछ लिया है, मैंने भी बहुत कुछ लिया है, ये समाज से लिया है, समाज को वापस देना है। नहीं है तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ, यदि जो मेरे पास नॉलेज है, तजुर्बा है, यदि मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ, दैट विल रिमेन इन दिस यूनिवर्स। यदि नहीं है, मैं इसको स्मशान घाट में लेके जाऊँगा। अगला कितना साल मैं रहूँगा पता नहीं। उसके बाद तो ये सब स्मशान घाट में जाएगा। उससे अच्छा लोगों तक पहुँचने का, अपना तजुर्बा लोगों तक पहुँचाने का ये प्रयास हम कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा जिसको चाहिए, वो उठाना चाहिए। और हमारा जो हेल्प डेस्क का नंबर है, अगेन मैं बोलता हूँ, 022 4255 1414 या 022 4255 1425। यदि आपको ईमेल भेजना है, आप ईमेल भी कर सकते हो, grsf.helpdesk@gmail.com। ये जितना भी इन्फॉर्मेशन आपने बताया सर, वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन सर। आपने अभी जो भी हमें ये पॉडकास्ट में बताया है, इट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल, वेरी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द सोसाइटी मेंबर्स, एक न्यू होम बायर के लिए एज वेल एज एक डेवलपर के लिए। सो थैंक यू अगेन सर। मैं प्रेक्षक को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपको रियल एस्टेट को लेकर, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को लेकर, और मेरे से आपके माध्यम से कोई ऐसा ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, पॉडकास्ट करना चाहिए या उत्तर चाहिए, आप भले कमेंट में डाल दीजिए, तो उसका उत्तर हम जैसा सिलसिला करेंगे। दूसरा, कोई टॉपिक के ऊपर आपको स्पेशल, वेदर इट इज़ अ विल या सक्सेशन, कोर्ट का ऑर्डर, या कोई भी मैटर में आपको कोई भी विषय में, डेवलपमेंट को लेकर, हाउसिंग सोसाइटी को मैनेजमेंट को लेकर, इलेक्शन को लेकर कुछ भी टॉपिक है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि उसके ऊपर भी मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का पूरा कोशिश करूंगा। जैसे सर ने कहा, आपको जो भी क्वेरीज है एज अ होम बायर, एज अ सोसाइटी, एज अ डेवलपर, कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप हमें डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। हम हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ट्राई करेंगे। जैसे हमारा जो एपिसोड है अभी, तो अब मैं क्या करूँ, उस एपिसोड को हम चाहेंगे कि वो हर 15 दिन में, 20 दिन में या महीने में एक बार हम लोग को कंडक्ट करें, और जितनी भी आपकी क्वेरीज है उसका रेजोल्यूशन हम दे पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रियलिटी ऑफ रियल एस्टेट।